अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है काइंडली मेरी, तो मुझे कंफर्म कर दीजिएगा ताकि मैं फर्दर लेक्चर की तरफ प्रोसीड करूं। जी, आवाज़ आ रही है सबको? वालेकुम सलाम जी, गुड हो गया। अच्छा जी, कल हम लोगों ने बात की थी ओरिएंटेशन हमारी जो इस बैच की है उसके बारे में। थोड़ी सी हमने इंट्रोडक्शन अपना जो है मैंने आपके साथ शेयर किया, और आप लोगों को मैंने एक फॉर्म जो था वो शेयर किया था गूगल का, ताकि आप लोग उसमें जो है अपने बारे में थोड़ा सा मुझे कुछ बता दें। तो रिस्पांस मैंने उस फॉर्म का देखा था, उसमें मतलब अराउंड 30 to 35 लोगों ने उसमें शेयर किया हुआ था अपना सारा इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने उनका नाम पूछा था, उनकी लास्ट डिग्री के बारे में उनसे पूछा था कि उनकी लास्ट डिग्री कौन सी है, और उनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है। ताकि मुझे आइडिया हो सके कि मुझे किस तरह से आप लोगों को लेके चलना है। ठीक है। सो सम ऑफ देम डिड वेरी गुड जॉब, उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया, और बाकी जो हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रहते हैं अब मेरे पास, क्योंकि आप लोगों का रिकॉर्ड है। ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि मैं वन बाय वन सबको पॉइंट आउट करूं। ठीक है। सो द बेस्ट थिंग इज दैट कि आप लोग जिन लोगों की जो आज सेशन में हैं और कल के फॉर्म में वो डेटा सबमिट नहीं करवा सके, काइंडली उसे टाइम से सबमिट करवा दीजिएगा। अटेंडेंस के बारे में कुछ लोगों के क्वेश्चन हैं। अटेंडेंस कल भी आपके साथ गूगल फॉर्म जो है वो शेयर कर दिया था, और अभी भी अगर आप ग्रुप में जाएंगे तो डिस्कशन के टैब में अनाउंसमेंट में सबसे पहले आपके पास अटेंडेंस का लिंक आ रहा है। ऑल्सो ये जो पोस्ट अभी फेसबुक ग्रुप में मैंने शेयर की है स्ट्रीम यार्ड की, हमारी जो वीडियो है, इसके अंदर भी अटेंडेंस का लिंक आपके पास है फॉर्म का। इस पर क्लिक करके तो अपनी अटेंडेंस जो है गूगल फॉर्म पे जाके सबमिट करवा सकते हैं। ओके। कल तक जो हमने काम किया उसमें इंट्रोडक्शन था ज़्यादा, फ्रीलांसिंग का क्या चीज़ है और क्या बेनिफिट्स हैं इसके, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, और किस तरह से फ्रीलांसिंग जो है वो अभी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में आहिस्ता आहिस्ता जो है इसका ट्रेंड आता जा रहा है, और बीइंग इन एशिया क्या इम्पेक्ट है, और स्पेसिफिकली जो हमारा जो कोर्स है, हमने जो आउटलाइन अपनी डिजाइन की है वो किस तरह से है। ठीक है। उसका क्या मकसद है, क्यों हमने, मतलब कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि वाई वी चोज पीएचपी, उस पे काफी बात की डिटेल में कि क्यों हमने जो है पीएचपी को चूज किया, और बाकी जो हमारे कोर्स की टाइमलाइन थी उसके मतलब काफी चीजें आपके साथ शेयर करने वाली थी वो की। और एक चीज और, अब आप लोगों के साथ अगर जो आपका कोर्स कंटेंट है, इफ दैट हैज बीन शेयर्ड तो प्लीज लेट मी नो, बिकॉज आई आस्क माय टीम टू शेयर दैट कंटेंट विद यू गाइस। तो अगर आप लोगों को ईमेल में कोर्स कंटेंट जो है हमारा, जो पूरा करिकुलम है, ठीक है, उसके बारे में अगर तो डिटेल मिल चुकी हैं तो मुझे बता दें, अगर नहीं मिली तो आई अगेन फॉलो विद माय टीम के जो आपका जो टेक्निकल कोर्स की मुकम्मल डिटेल है आपके साथ वो शेयर हो जाए, ताकि आपको आइडिया हो फ्रॉम द फर्स्ट डे टू द लास्ट डे हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। अच्छा जी, वीडियो कट रही है। कितने लोगों को वीडियो सही नजर नहीं आ रही? ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड करूं? अगर नहीं ठीक तो आई शुड रीस्टार्ट दिस वीडियो सेशन। ओके, कोर्स डिटेल आपके साथ अभी शेयर नहीं हुई। ओके, मैं अपनी अपनी टीम को जो है मैसेज फॉरवर्ड कर देता हूँ, ताकि ड्यूरिंग द लेक्चर और मे बी विद एन आवर आफ्टर द लेक्चर जो कोर्स डिटेल है आपके साथ मुकम्मल जो टाइमलाइन है वो शेयर हो जाए, ताकि आपको आइडिया हो कि हमने कितने वीक्स में कौन कौन से काम जो है वो कवर करने हैं। ठीक है। ये टाइमलाइन आपके पास होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आपके पास अपना एक रोड मैप हो। आपको पता हो कि कौन सा वीक चल रहा है और उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कवर हो चुकी है, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कवर होने वाली है। ताकि अगर आप में से किसी का कोई एक जो है वो रह जाता है, कोई लेक्चर किसी किसी जगह पर रह जाता है और आपका शेयर नहीं हो पाता किसी से, तो उसको आप जो है समझ सकें। चलें, क्लियर हो गया। काफ़ी लोगों ने बता दिया कि वीडियो जो है क्लियर आ रही है।
अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि फ्रीलांसिंग के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स हैं। अभी तक हमें पता है जो हमारा ये जो सेशन है दैट इज रिगार्डिंग टेक्निकल कोर्सेज में हम लोग वेब डेवलपमेंट और इससे रिलेटेड वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में बात करेंगे ज़्यादा। तो क्या ऐसा है कि क्या हमारे पास फ्रीलांसिंग करने के लिए सिर्फ यही टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है या यही स्किल अवेलेबल है जिससे हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं? क्योंकि हमारा जो कोर्स कंटेंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट हमारा फ्रीलांसिंग है, दूसरा पार्ट है स्किल का। ठीक है, तो वी आर चूजिंग टेक्निकल स्किल अलोंग विद द फ्रीलांसिंग, कि हम अपनी टेक्निकल स्किल को स्ट्रॉन्ग करें और साथ साथ फ्रीलांस मार्केट में अप्लाई करते जाएं ताकि हमें इजी इजी टू इजी जॉब मिल सके, या हम डे बाय डे ग्रो करें और साथ साथ अपनी स्किल्स को पॉलिश कर लें। तो क्या स्किल्स यही है, क्या यही फील्ड है जिसमें फ्रीलांसिंग हो सकती है? क्या टेक्निकल या वेब डेवलपमेंट के अलावा कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें फ्रीलांस हो सके? तो असल चीज ये है कि आपको मार्केट का आइडिया होना बड़ा जरूरी है। मैं कभी भी आपको ये नहीं कहता, कभी भी इस चीज पे बाउंड नहीं करता कि आपने सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग करनी है तो आप वेब डेवलपमेंट में ही फ्रीलांसिंग करेंगे। ठीक है, मैं कहता हूँ कि हर वो चीज, हर वो स्किल आपकी जो कि आपको आपको पैसे दिलवा सकती है, आप उसको कैश आउट करवा सकते हैं, आप उसकी बेस पे फ्रीलांसिंग करें। ठीक है, कुछ हमारे पास फील्ड हैं फ्रीलांसिंग के हवाले से, उन पे वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट broadly refers to the task associated with the developing websites for hosting via intranet or internet. The web development process includes web design, content deployments on the server, scripting, network security। अभी काफी सारे प्रोसीजर हैं जो कि एक मुकम्मल आपके सिस्टम को बनाने में यूज होते हैं। सो जो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट है वो इटसेल्फ इज अ ब्रॉडर टर्म। उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज और डिफरेंट, आप समझ लें कि डेवलपमेंट टेक्निक्स आ जाती हैं। आप किसी भी वेबसाइट को जब अगर आप देखें, उसका एनालाइज करें उसको, तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर आपकी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप का जो फ्रेमवर्क है CSS का, वो आ जाता है। बैक एंड के अंदर आपके पास एक बैक एंड लैंग्वेज और एक डेटाबेस अटैच। जो ये जो कोर टेक्नोलॉजीज हैं इनका फिर फर्दर कॉम्बिनेशन बनता है। इनके फर्दर कॉम्बिनेशन को हम लोग उसको बना के उसको एक CMS में या फ्रेमवर्क में कन्वर्ट करते हैं। जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP, MySQL का एक कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या है वर्डप्रेस की फॉर्मेट में, जो कि एक CMS है। फिर इसी का एक कॉम्बिनेशन हमारे पास जुमला की फॉर्मेट में है, वो भी एक CMS है। फिर इसी का हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है जो कि Drupal की फॉर्मेट के अंदर है। ये क्या चीजें हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, हम लोगों ने जो यूनिवर्सिटी में चीजें कवर की थी वो बड़ी बेसिक थी। ठीक है, जिसमें हमने स्क्रैच से HTML को लिखना सीखा और फिर CSS से उसकी स्टाइलिंग करना सीखी। लेकिन उसके बाद जो फर्दर एडवांस चीजें थी, जिस तरह आप कोड बना रहे हैं जो कि प्लगेबल है, किसी भी टाइम आप उसको अपनी वेबसाइट में इंक्लूड करें और किसी भी टाइम आप उसको निकाल दें, तो उस तरह के कोड को आप कहेंगे कि प्लगइन। ठीक है, या मॉड्यूल। जुमला के अंदर उसे मॉड्यूल बोला जाता है, ड्रुपल के अंदर भी उसे मॉड्यूल बोला जाता था। आजकल ड्रुपल 8 के बाद ड्रुपल 9 आ रहा है, ड्रुपल 8 से हम उसको प्लगइन बोलते हैं। तो ये भी एक CMS है ड्रुपल, जो कि काफी सारी इंडस्ट्रियल साइट्स को पावर कर रहा है। इवन इसके अंदर सबसे ज्यादा सिक्योर साइट्स बन रही हैं। आपके पास स्पेशली एंटरप्राइज लेवल की साइट्स, वो साइट्स जो कि आप लोग समझते हैं कि .NET के फ्रेमवर्क में बननी चाहिए, उस लेवल की साइट्स आप ड्रुपल में इजीली बना सकते हैं, जहां पे आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जो कि एंटरप्राइज लेवल का है, या ERP सिस्टम है जिसको बहुत सारे लोग बहुत सारे मॉड्यूल्स को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, सिमिलरली जुमला हमारे पास एक CMS है। फिर हमारे पास CMS की एक और एग्जांपल है, दैट इज वर्डप्रेस। ठीक है, तो हमारे कोर्स में जो शामिल हुआ हुआ है दैट इज वर्डप्रेस। रीजन क्या है कि इजी टू डाइव इन है। आप बड़ी आसानी से इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो विद इन 5 मिनट्स इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, और उसके बाद इसको यूज करना, इसको एनहांस करना, इसको कस्टमाइज करना, वो काफी ज्यादा इजी है। विद रिस्पेक्टिव टू अगर आप इसको ड्रुपल को देखें या जुमला को देखें, इन दोनों की इनहैंसमेंट इज क्वाइट डिफिकल्ट। सबसे पहला मसला क्या है कि इन दोनों के अंदर जो यूजर इंटरफेस है दैट इज डिफिकल्ट। एक डेवलपर उस यूजर इंटरफेस को इजीली समझ आता है, लेकिन जब आप बात करते हैं एक लेमैन की, एक ऐसा पर्सन की जिसको कोडिंग नहीं आती, तो उन दोनों, उसके लिए ये दोनों को यूज करना बहुत डिफिकल्ट है, उसके लिए वर्डप्रेस को यूज करना बहुत आसान है। ठीक है, ये वेब डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास सिर्फ ऐसा नहीं है कि वेब डेवलपमेंट एक फर्दर एक सिर्फ एक ये टर्म और इसके अंदर फ्रंट एंड बैक एंड आ जाता है। फ्रंट एंड बैक एंड टेक्नोलॉजीज होती हैं जिसके कॉम्बिनेशन से हम डिफरेंट फ्रेमवर्क्स और अपने जो CMS उनको क्रिएट करते हैं। तो ये मैंने आपसे जो बात की है अभी तक CMS की, दीज आर फ्रॉम लैम्प स्टैक। ठीक है, लैम्प स्टैक अगर आपको आइडिया है तो जिसमें आपके पास लाइनक्स, अपाची, माइस्क्ल और PHP का कॉम्बिनेशन, आप उसको लैम्प बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास दूसरा जो टेक स्टैक है जिस नैम्प है,
या आपके पास नोड का, रिएक्ट का, ठीक है, कॉम्बिनेशन, आप उसके उसके थ्रू अपना स्टैक, जो भी आप मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड टेक्नोलॉजीज का एक आप कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, हर एक स्टैक का एक नाम है, जैसे मर्न स्टैक जो है दैट इज मोंगो, एक्सप्रेस और रिएक्ट और नोड, ठीक है, तो आपका मर्न स्टैक बना देता है। तो आप एक स्टैक को चूज कर लेते हैं, आप लैम्प में जाना चाह रहे हैं, आप मर्न में जाना चाह रहे हैं, आप मीन स्टैक में जाना चाह रहे हैं, जो भी आपको बेहतर सूटेबल लगता है आप उसमें डाइव इन कर जाते हैं। लेकिन इन सबको करने के लिए आपको सबसे बेसिक जो चीज है, ये बेसिक बिल्डिंग यूनिट क्या है आपकी, जो वेब डेवलपमेंट है वो, उसका HTML, अगर HTML नहीं है तो आप ब्राउजर के ऊपर उसको अपने टेक्स्ट को डिस्प्ले नहीं करवा सकते, ठीक है। सो वहां से आप स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आप फर्दर टेक्नोलॉजीज को सीखते जाते हैं, और समटाइम्स आप एक स्टैक को कवर करते हैं, जैसे मैंने लैम्प को कवर किया और मैं मीन में आ गया या मैं मन में आ गया, ठीक है, तो आप लैम्प को कवर करते हैं, मन में आ जाते हैं, और मन के बाद आपको कोई और कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है आप उसमें शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो ये चीजें चलती रहती हैं। अच्छा जी, दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ वेब एंड ऐप डेवलपमेंट। अब हमारे पास इस वेब डेवलपमेंट की जो ब्रॉडर टर्म है उसको अगर हम थोड़ा सा नैरो डाउन करें तो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमारे पास है, ई कॉमर्स डेवलपमेंट है, गेम डेवलपमेंट है, मोबाइल डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, QA एंड टेस्टिंग। ये सारी डिफरेंट जो है हमारे पास लाइंस हैं वेब डेवलपमेंट की, जो ब्रॉडर टर्म है उसके अंदर क्या आप एक वेब डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीजें करते हैं, ठीक है। वेब डेवलपमेंट जो है दैट इज रिलेटेड टू वेब, इसके अंदर एक डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लिखा हुआ है जो कि एज एज पर द नेम, एज पर द रूल इसका पार्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन दिस इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, तो इस वजह से उन्होंने इसको इसमें ऐड किया हुआ है कि डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप कर लें, जिस तरह .NET के अंदर डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बनते हैं। ई कॉमर्स डेवलपमेंट आपकी जो है वो हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिस तरह आप ऑनलाइन स्टोर जो है वो क्रिएट करते हैं। देन गेम डेवलपमेंट, ठीक है, ये दीज आर नॉट टाइप्स of specifically web development, these are types of web and app development, ठीक है, अगर आप ये देखें these are types of web and app development। so mobile development, product management, ठीक है, ये भी आपके पास एक स्पेसिफिक जो है समझ लें कि स्किल है। वेब डेवलपमेंट जब आपने कर ली है किसी भी एक यूज केस के लिए, आपने एक प्रोडक्ट बना ली है, तो उस प्रोडक्ट की मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, आप किस तरह से जज आउट करेंगे कि यार ये जो प्रोडक्ट मैंने क्रिएट किया है ये कितने नंबर ऑफ यूजर्स को एंटरटेन करेगी, ठीक है, किस लेवल तक ये यूजर्स को एंटरटेन कर सकती है और किस लेवल पे जाके ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आप इसकी जो टेस्टिंग है वो किस तरह से करेंगे, आप इसकी यूनिट टेस्टिंग किस तरह से करेंगे, आप इसकी डिप्लॉयमेंट किस तरह से करेंगे, आप इसके इंक्रीमेंट्स कैसे लेके आएंगे। ये स्किल जो है प्रोडक्ट मैनेजमेंट की, ये तकरीबन आप इस लेवल पर पहुंचते हैं तकरीबन 6-7 साल 8 साल के बाद। ये भी आपका स्टार्टिंग लेवल होता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर। अगर आप स्टार्ट से सारे वेब डेवलपमेंट का आपके पास सारा एक्सपीरियंस है 3-4 साल का, आपने कोई एक स्पेसिफिक स्टैक के अंदर काफी सारा काम किया हुआ है, आपको उसकी नाव है, देन आपको सर्वर लेवल की नाव है कि अगर आपको लोड बैलेंसिंग करनी है तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, आपको लेट सपोज डिफरेंट इमेजेस क्रिएट करने हैं, ठीक है, आपको डॉकर को यूज करना है, आपको वैग्रेंट को यूज करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। जब आपको सर्वर लेवल का डिप्लॉयमेंट का और जो ऑप्टिमाइजेशन है, कैशिंग इंप्लीमेंट करनी है, ये सारे एक्सपीरियंसेस आपके पास हैं, देन यू गो फर्दर फॉर द प्रोडक्ट मैनेजमेंट, कि अब आप एक पूरी प्रोडक्ट को खुद हेड कर सकते हैं कि किस तरह से, कहाँ से डाटा किस फॉर्मेट में आना है, किस डिवाइस का डाटा कहाँ रीड होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी सिक्योरिटी क्या होगी, उसका रिस्पॉन्स किस तरह का होगा। सो प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर आपकी स्किल आती है। देन क्यू एंड टेस्टिंग इज, आप समझ लें कि ये वो स्किल है जिसमें आपने बने बनाए सॉफ्टवेयर को खुद टेस्ट करना है, ठीक है, और टेस्ट करके आपने उसका जो रिस्पॉन्स है उस टेस्ट का वो बता देना है, वो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है। तो टेस्टिंग दो तरह की हम लोगों ने ड्यूरिंग स्टडी हमने पढ़ी थी, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और आपके पास व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। आजकल यूनिट टेस्टिंग काफी इन है, सिलेनियम टेस्टिंग काफी इन है, ठीक है। तो टेस्टिंग की आपके पास मुकम्मल स्किल है। अगर आप सिर्फ टेस्टिंग करना जानते हैं, आपने किसी कंपनी में पहले काम किया हुआ है क्वालिटी एश्योरेंस का या टेस्टिंग का, तो आप उसको भी इजीली यहाँ पे फ्रीलांस मार्केट में अपने स्किल को यूज कर सकते हैं। देन स्क्रिप्ट्स एंड यूटिलिटीज, ठीक है, आप जो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स बनाते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट की डिफरेंट, जेक्यूरी जैसे एक स्क्रिप्ट है, लाइब्रेरी है, वो जावास्क्रिप्ट का लिखा हुआ, तो आप यूटिलिटीज और स्क्रिप्ट्स लिख के रखते हैं, जब जिनको आप बोलते हैं कि ये प्लग एंड प्ले है आपके या एज अ लाइब्रेरी एक्ट करती हैं, वो कोड जो कि आपने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, जिसको आपने सिर्फ इंक्लूड करना है और उसके फंक्शंस को कॉल कर लेना है, ठीक है, तो वो आपकी लाइब्रेरीज या यूटिलिटीज और स्क्रिप्ट्स आ गए। देन वेब डेवलपमेंट इसके अंदर बताई हुई है, वेब एंड मोबाइल डिजाइन, अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो दीज आर सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस विद इन द वेब डेवलपमेंट इंडस्ट्री, जिसमें से कोई भी स्किल अगर आपके पास है तो आप उससे अपने आप को मार्केट में फ्रीलांस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्रिएटिविटी एंड द डिजाइन। क्रिएटिविटी से क्या मुराद है, आप
देखें, किसी भी चीज को अगर आप इंट्रोड्यूस करवाना रियल वर्ल्ड के अंदर, तब तक नहीं करवा सकते जब तक उसकी कोई अपेरेंट शक्ल नहीं है। ठीक है। सो आप अपेरेंट शक्ल उसकी जब बनाएंगे तो डिपेंड करता है कि जो चीज आप प्रोड्यूस करने लगे हैं क्या वो किसी चीज के साथ पहले सिमिलैरिटी रखती है या नहीं रखती। जैसे आज से 2-3 साल 4 साल पीछे आप चले जाएं तो आपके पास ये जो ऑकुलस डिवाइसेस थी AR VR के लिए, तो ये अवेलेबल नहीं थी। तो इनको क्रिएटिवली क्रिएट किया गया, इनके जो हेडफोन्स थे वो बनाए गए, इनके जो जो हैंड कंट्रोलर्स थे उनको डिजाइन किया गया। सो आप किसी भी चीज को अगर इंट्रोड्यूस करवाने लगे हैं, अगर वो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, तो क्या सिमिलरिटीज हैं जिनको आपको यूज करना है और क्या डिफरेंसेस रखने हैं। अगर नहीं है तो यूजर एक्सपीरियंस को देखते हुए आप किस तरह से उस चीज को फ्लेक्सिबली लोगों तक लेके जा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं गाड़ी की, यूजर एक्सपीरियंस से क्या मुराद है, गाड़ी की बात करते हैं हम लोग, और लेट सपोज कि जो हमारे पास हैंडल है, जो जहां से हम अपने दरवाजे को खोलते हैं, अगर हम उसको नीचे पैनल के साथ लगा दें तो किसको किसी को भी दरवाजा खोलना है तो पहले वो जमीन पे बैठेगा और फिर दरवाजा खोलेगा। लेकिन अगर अगर आपने उसको सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी की जो थाई लेंथ तक रखा हुआ है, तो आप इजीली उसको दरवाजे को खोल सकते हैं। सो दैट इज द बेटर यूजर एक्सपीरियंस कि कहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी अच्छी है। ठीक है। तो क्रिएटिविटी एंड द डिजाइन, अगर आपके पास ये स्किल है कि आप एप्लीकेशंस को या आप डिफरेंट जो इन्वेंशन होनी है उनके आइडिया को विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बेटर यूजर एक्सपीरियंस और बेटर यूजर इंटरफेस, तो आप अपनी उस स्किल को भी जो है मार्केट में इजीली आप सेल आउट कर सकते हैं। काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ वेबसाइट्स जो सिर्फ देख के बता देते हैं कि यहाँ पे क्या कमी नजर आ रही है, ठीक है, क्या चीज बेहतर होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ यूजर इंटरफेस, के कलर्स किस तरह के होने चाहिए, साइजेस किस तरह के होने चाहिए, ठीक है, और किस कलर के साथ कौन सा कलर जो है वो मैच करता है, फॉन्ट फैमिली कौन सी होनी चाहिए, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, दैट इज अराउंड यूजर इंटरफेस। लेकिन जब आप बात करते हैं कंप्लीट एसेसिबिलिटी की, कि आपने जो टूल क्रिएट किया है या जो वेबसाइट आपने क्रिएट की है उसको यूज करना कितना आसान है, दैट कम्स अराउंड अंडर यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है। तो यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस ये दोनों मिलकर आपकी क्रिएटिविटी और डिजाइन प्रोसेस को मैच्योर करते हैं। ठीक है। सो डिफरेंट हमारे पास फील्ड्स हैं, हम हमारी अपनी एक अप्रोच है, अपनी एक समझ लें कि इंटरेस्ट के मुताबिक हमने अपने आप को अलाइन करना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ पे आके एनरोल हो गए हैं, आपने टेक्निकल में एडमिशन ले लिया तो टेक्निकल इज द ओनली वे कि जिसमें आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप अलाइन करेंगे अपने इंटरेस्ट को कि आपका इंटरेस्ट जो है वो किस फील्ड में ज्यादा है, आपको कलर ज्यादा अच्छे लगते हैं, आपको कंटेंट ज्यादा अच्छा लगता है, आपको कोड ज्यादा अच्छा लगता है। आपने अपने आप को खुद अलाइन करना है। और फिर भी अगर आप देखें तो जैसे नॉन टेक्निकल का जो कोर्स कंटेंट है वो ज्यादा कंटेंट मार्केटिंग के रिगार्डिंग है, ठीक है, और जो क्रिएटिव का ज्यादा है वो डिजाइन के रिगार्डिंग है। आपको जो दो डिफरेंट टूल्स उसमें सिखाए जाते हैं, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, उससे आप डिफरेंट बिजनेस कार्ड्स कैसे बना सकते हैं, और जो वेबसाइट के मॉकअप्स हैं, आई डोंट नो वो वेबसाइट मॉकअप्स उसमें इस टाइम है या नहीं, लेकिन जो ज्यादातर लोगो क्रिएशन और बिजनेस कार्ड क्रिएशन या बिजनेस ब्रांडिंग, इस पे ज्यादा काम किया जाता है। तो उसमें भी आपने अपने इंटरेस्ट को देखना है कि आप किस चीज में उस वो आपका ज्यादा इंटरेस्ट है। काफी सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है वो टी शर्ट डिजाइनिंग के अंदर होता है। तो क्रिएटिव और डिजाइन के अंदर आपके पास कौन कौन सी चीजें आती हैं, एनिमेशन है, ऑडियो प्रोडक्शन है, ग्राफिक डिजाइन है, इलस्ट्रेशन है, लोगो डिजाइनिंग है, फोटोग्राफी है, प्रेजेंटेशंस आप बना सकते हैं, वीडियो प्रोडक्शन करनी है, वॉइस टैलेंट, यानी आपने किसी की वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर स्किल नहीं है, आपको अगर कोड नहीं आता तो आप बिल्कुल फ्रीलांस नहीं कर सकते। काफी सारे वेज हैं। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं उन चीजों की जहां पे आपके पास ऑलरेडी किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की स्किल है। ठीक है। एनिमेशन के लिए भी किसी सॉफ्टवेयर की स्किल है, ऑडियो प्रोडक्शन के लिए भी कोई सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, ग्राफिक डिजाइन के लिए भी सॉफ्टवेयर चाहिए, इलस्ट्रेशन के लिए भी सॉफ्टवेयर चाहिए, लोगो डिजाइनिंग के लिए भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। सो ये वो सारी स्किल्स आपके पास आ रही हैं जहां पे आपको किसी ना किसी टूल को, किसी ना किसी सॉफ्टवेयर को यूज करके कोई ना कोई रिजल्ट आउटपुट प्रोड्यूस करनी है। ठीक है। आगे इस पे आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। अब ये ऐसी स्किल है जहां पे आपको सॉफ्टवेयर आना ना आना डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है। ये भी आप इसमें भी फ्रीलांस कर सकते हैं। अगर आपको, अगर किसी यूजर, जैसे मेरे पास 2 से 3 क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि लोकली लाहौर के अंदर जो है उनकी अपनी शॉप्स हैं और वो अपनी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है। तो उनके ऐसा बंदा चाहिए होता है जो उनकी प्रोडक्ट की कैटलॉग को
उनके जो वेब स्टोर हैं उनके ऑर्डर्स को मैनेज कर सके। वो सिर्फ ये देख सके कि आज के दिन में कितने ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है, और उन ऑर्डर्स की क्यूरीज को कंफर्म करे और उन कस्टमर्स तक राब्ता करे और उनकी डिलीवरी के ईमेल्स जो है वो इंश्योर करे कि उनको ईमेल्स मिल चुकी हैं कि उनका ऑर्डर कब डिलीवर हो रहा है और कितनी देर तक उनको मिल जाएगा। सो स्टोर मैनेजमेंट के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क की असिस्टेंट्स के लिए भी आप अगर अपने आप को समझते हैं कि मैं कैपेबल हूँ, मेरी कम्युनिकेशन ठीक है, मेरी मैनेजमेंट ठीक है, तो आप अपने आप को उस स्किल के अंदर भी जो है एडवर्टाइज कर सकते हैं। और अपवर्क और पीपल पर आवर और फाइवर, यहाँ पर लोग एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हैं। अब वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब ये है कि आप उन क्लाइंट्स के साथ, उन कंपनीज के साथ जिनको वर्चुअली लोग ऐसे चाहिए जो कि उनको डिफरेंट टास्क में हेल्प आउट कर सके। अब टास्क किस तरह के हो सकते हैं? टास्क हो सकता है जी, आपने दिन के 150, 200, 300, 400 जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन करके, यानी जो मैनुअल रिकॉर्ड है उनकी वेरिफिकेशन करके आपको उनको किसी पोर्टल में ऐड करना है। डाटा एंट्री का काम है। फिर टास्क किस तरह का हो सकता है? आज की 50 ईमेल्स आई हैं, उनमें से आपने सॉर्ट आउट करना है कि कौन कौन सी ईमेल्स कस्टमर्स की हैं और उनमें से किन की ईमेल्स प्रायोरिटी की हैं जिनको रिस्पॉन्स जाना चाहिए, या ऐसे ऑर्डर्स की ईमेल्स जिनकी पेमेंट्स हो चुकी हैं उनको प्रायोरिटी पे आपने सबसे पहले प्रोसेसिंग में लेके जाना है। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट दिस इज एन इम्पोर्टेंट असिस्टेंस इन द बिजनेस डेवलपमेंट, कि आप किसी कंपनी को जो है वो अपनी सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू उसके बिजनेस को एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो टू स्टार्ट यू विल नीड अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ जनरल एजुकेशन, जो आपके पास ऑलरेडी है माशाल्लाह, सारे ग्रेजुएट्स एंड सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स एंड इंग्लिश अगर ये आपके ठीक है, इट्स गुड। यू विल नीड गुड टेलीफोन एंड कीबोर्ड स्किल्स। अब जरूरी नहीं है कि हर काम जो है वो कीबोर्ड के ऊपर ही होना है, लेकिन बेस्ट ये है कि अगर आपके पास ये स्किल नहीं है तो आप इसको साथ साथ सीख लें। कीबोर्ड स्किल्स के लिए आपके पास डिफरेंट टाइपिंग जो कोर्सेज होते हैं, टाइप मास्टर कोर्सेज होते हैं, आपको इजीली विंडोज एक्सपी के अंदर, 7 के अंदर, गूगल में आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। उससे आपकी कीबोर्ड स्किल्स अच्छी हो जाती हैं, क्योंकि समटाइम्स अगर आपका डेटा एंट्री का काम है तो आपकी पर वर्ड स्पीड जो है वो काउंट होती है कि कितने वर्ड्स आप एक मिनट में लिखते हैं, ठीक है, या कितने आप जो लेटर्स हैं पर मिनट या वर्ड्स पर मिनट लिख रहे हैं। तो वो आपकी डिफरेंट जो है वो स्पीड्स की बेस पे वो कैंडिडेट को चूज करते हैं। अगे टुगेदर विद द एबिलिटी टू यूज कॉमन ऑफिस कंप्यूटर प्रोग्राम, तो जाहिर बात है अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस देनी है तो इट इज बेस्ट कि अगर आपको एमएस ऑफिस आता हो। तो आज के दौर में एमएस ऑफिस आना या गूगल की जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह गूगल शीट्स है, गूगल डॉक्स है, या गूगल हमारे पास जो स्लाइड्स है, उसको यूज करना इज नॉट अ बिग डील। सो ये छोटी छोटी चीजें आपको आ जानी चाहिए। और वैसे भी इन टूल्स के साथ जब आप इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं तो इट्स जस्ट अ गेम ऑफ अ फ्यू आवर्स कि आप इनके ऊपर इजीली अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। सो डेटा एंट्री, पर्सनल एंड विजुअल असिस्टेंट, आगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ट्रांसक्रिप्शन, वेब रिसर्च, ये सारी फील्ड्स हैं जिनके अंदर आपके पास जरूरी नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक टूल आता हो तभी आप काम कर सकते हैं। डाटा एंट्री के लिए आपको क्लाइंट कहता है कि जी मुझे ये मैनुअल शीट है, इसका डाटा आपको किसी वेबसाइट के पोर्टल में एंटर करवाना है, ये वेब आपके पास मैनुअल डाटा है, इसको आपको एक्सेल की फाइल में अपलोड करवाना है। सो डिपेंड करता है, जो डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह की जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर। सो इन सारी जो फील्ड्स हैं इनके अंदर आप इजीली ट्राई आउट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आप क्या करते हैं कि आप समझ लें कि किसी के जो मैसेज है उसको उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है। और जो वेब रिसर्च है आपकी, उसके अंदर आप किसी भी चीज के बारे में रिसर्च करके कंटेंट की, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन की, ठीक है, वो आप प्रोवाइड कर देते हैं। सो आपके पास ये जो सारी स्किल्स हैं, जरूरी नहीं है मैं अब इसके अंदर आप कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डेफिनेटली यूज करेंगे, लेकिन अगर क्लाइंट रिक्वायरमेंट है तो आप बाय द टाइम जब उस पर काम करें तो आप सीख जाते हैं। आगे आ जाता है आईटी नेटवर्क इंजीनियर। अगर आपको नेटवर्क्स का बहुत ज्यादा शौक है, आपको पता है कि आईपी किस तरह काम करता है, लैन क्या है, वैन क्या है, मैन क्या है, वीपीएन क्या चीज है, आप जो है राउटर्स के साथ, स्विचेस के साथ प्ले करना जानते हैं, आपको ओएसआई लेयर्स का पता है, आपको टोपोलॉजीज का पता है, ठीक है, आपने जो है वो डिफरेंट जो पैकेट ट्रेसिंग के सॉफ्टवेयर है उनको यूज किया हुआ है और आपको इंटरेस्ट में वो चीजें आपके आती हैं, तो आप डेफिनेटली नेटवर्क डिजाइन का भी काम कर सकते हैं। मेरे पास आज से 3 से 4 बैचेस पहले एक सियालकोट का लड़का था, अ, नाम तकरीबन मेरा ख्याल है उसका अ, उसामा था आई थिंक। द गाय वाज वेरी गुड इन नेटवर्किंग। तो अब प्रॉब्लम ये था कि उसको ये लग रहा था कि वो अपनी स्किल को सेल आउट नहीं कर सकता। तो आई टोल्ड हिम कि यार आप इजीली इसको सेल आउट कर सकते हो, तो आप ऐसा करो कि सिर्फ अपवर्क के ऊपर अपनी प्रोफाइल बना लो और वहां पे आप अपने आप को लिखो कि बेस्ट नेटवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है। तो वहां से आपको कोई ना कोई क्लाइंट और कोई ना कोई काम मिल जाएगा। सिर्फ आपको प्रपोजल सही लिखने की जरूरत है, उसको सिर्फ समझना है कि आप
नेटवर्क जो डिजाइन करने लगे वो किस तरह की बिल्डिंग के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स क्या है और आपको कितने नोड्स को एट अ टाइम कनेक्ट करना है. सो ही डिड दैट, और विद इन अ फ्यू डेज उसका जो पहला ऑर्डर था दैट वाज अराउंड $400 ऑन अपवर्क. सो लोगों को लगता है कि हमारी जो स्किल है उसकी जो है वो कोई समझ लें कि ऑनलाइन जो है अभी जरूरत अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा है नहीं. आप अगर ट्राई आउट करें इन पोर्टल्स के अलावा जिनको हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, इसके अलावा भी हमारे पास ऐसे पोर्टल्स हैं जहाँ पे रिलेटेड टू स्पेसिफिक स्किल काम होता है. जैसे आपके पास राइटिंग के डिफरेंट पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप राइटिंग का काम कर सकते हैं. इस तरह नेटवर्किंग के डिफरेंट पोर्टल्स हैं जहाँ पे नेटवर्किंग का काम कर सकते हैं. सो स्किल अगर आपके पास है तो आप उसको कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल आउट कर सकते हैं. ये लोग फेसबुक ग्रुप्स के अंदर भी जो आईटी नेटवर्क इंजीनियर्स हैं उनको हायर करते हैं ताकि नेटवर्क को डिजाइन करवा सकें. किसी स्कूल का नेटवर्क डिजाइन करना है, किसी कंपनी का नेटवर्क डिजाइन करना है, किसी बिल्डिंग का नेटवर्क डिजाइन करना है, तो डू इट. सो नेटवर्क आईटी नेटवर्क इंजीनियर और क्या करते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, ईआरपी सीआरएम सॉफ्टवेयर, ठीक है, उनको ऑपरेट करते हैं. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको उसको सिक्योर कैसे करना है, ठीक है, लॉगिन्स वगैरह साइन करने हैं, क्लाइंट सर्वर कैसे जनरेट करना है, उसको देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी. नेटवर्क एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, वही एक पूरे नेटवर्क को आपने डिजाइन कैसे करना है. देन आईटी एंड नेटवर्किंग, इंफॉर्मेशन जो है उसको आपने किस तरह से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लेके जाना है, और इंटर नेटवर्किंग आपने किस तरह करनी है, किसी एक बिल्डिंग के नेटवर्क को किसी दूसरे बिल्डिंग के नेटवर्क के साथ किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं. सो ये सारी स्किल्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप डेफिनेटली इस फील्ड में भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं. आगे जी, प्रमोटिंग योरसेल्फ एज अ राइटर. तो क्या सिर्फ हमारे पास टेक्निकल स्किल्स ही रह गई हैं? क्या हम सिर्फ अगर अच्छे डिजाइनर हैं तो ही सेल आउट कर सकते हैं, या हम अच्छे नेटवर्क इंजीनियर हैं तो ही सेल आउट कर सकते हैं? नहीं. अगर आपके पास बेसिक ग्रेजुएशन आपकी हुई हुई है, या इवन आपने जो है ग्रेजुएशन की है और उसमें से आपको मैथ नहीं आता, फिजिक्स नहीं आता, लेकिन आपके पास इंग्लिश अगर अच्छी है, आपकी ऐसे राइटिंग अच्छी है, तो आप उसमें भी अपने आप को यूज करके डाटा एंट्री का काम करके कंटेंट राइटिंग का काम करके आप पैसे कमा सकते हैं. Many look at freelancing as a hit or miss career. Some even don't believe that writers can make a substantial income freelancing from their backyard. ठीक है, बहुत सारे कम लोगों को ये आइडिया होता है कि राइटर एक ऐसा बंदा होता है जो कि फ्री टाइम में अपने बैकयार्ड में बैठा हुआ करके पिछले बगीचे में बैठा हुआ और वहां से बैठ के सिर्फ राइटिंग करके पैसे कमा रहा है. बट द अराइवल ऑफ द इंटरनेट चेंज एवरीथिंग. देयर आर नो प्लेंटी ऑफ वैकेंसीज ऑनलाइन एंड द राइटिंग इंडस्ट्री हैज पिक्ड अप ट्रेमेंडसली. ठीक है. सो अभी क्या हो रहा है, अगर आज देखें तो हमारे पास सबसे ज्यादा पावर किस चीज के अंदर है? कंटेंट के अंदर, इंफॉर्मेशन के अंदर. अगर आपके पास राइट सेट ऑफ टूल्स हैं और अगर आपके पास राइट सेट ऑफ टेक्नोलॉजी है तो आपको सिर्फ डाटा की जरूरत है. ठीक है, अगर आपके पास राइट सेट ऑफ टेक्नोलॉजी है तो आपको सिर्फ डाटा की जरूरत है. आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन वारफेयर पूरा स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ डाटा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं. किसी भी पर्सन को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकते हैं इफ यू हैव दैट डाटा. सो डाटा की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. सो अभी अगर आप देखेंगे तो जितने भी आपके बड़े जो एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह फेसबुक है और जिस तरह से हमारे पास इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ठीक है, ये सारे क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइज कर रहे हैं. फेसबुक क्या कर रहा है कि आप डेली बेसिस पे 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे जो है वो फेसबुक को यूज करते हैं. तो उससे होता क्या है कि आपका जो इंटरेक्शन इंटरेक्शन पैटर्न जो है आपका, वो जो है वो फेसबुक जो है उसको स्टोर करता जाता है. ठीक है, और उस इंटरेक्शन पैटर्न को वो सेल आउट करता है डिफरेंट कंपनीज को कि यार ये ऐसा बंदा है हमारे पास. जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे शू ब्रांड या लेदर शूज जो है मुझे बड़ा शौक है जी. मैं बैठे बैठे लेदर शूज देखता रहता हूँ कि अभी कौन सा शू मार्केट में आया है. सो फेसबुक जज आउट करता है कि यार इस बंदे को लेदर का जो शू है वो बहुत पसंद है. तो इसका मतलब है कि ऐसे ब्रांड्स जिनको अपने लेदर के शूज सेल करने चाहिए, अगर वो फेसबुक के ऊपर एडवर्टीजमेंट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वो इंटरेस्ट देखता है फेसबुक, किस बंदे को लेदर शूज चाहिए, उनको उस तरह की रेलिवेंट एड्स दिखाना शुरू कर देता है. सो एट द एंड ऑफ द डे सारी गेम किसकी है? कंटेंट की. तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कंटेंट इस तरह का एंगेजिंग है कि उनकी ऑडियंस जो है वहां पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्टे करती है. अगेन टिकटॉक की बात करते हैं. टिकटॉक की अगर आप बात करें तो दैट इज आल्सो कंटेंट, बट दैट इज अ वीडियो कंटेंट. ठीक है, और वीडियो कंटेंट के अंदर आपको पता है कि इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होती है. इसी वजह से टिकटॉक के जो यूजर हैं वो फेसबुक की निस्बत बड़ी जल्दी जो है वो ग्रो किए हैं. फेसबुक का अगर 2 बिलियन का यूजर है तो टिकटॉक जो है इस टाइम 1 प्लस पे चला जा चुका है, 1 बिलियन प्लस यूजर पे जा चुका है. सो दे आर ट्राइंग टू सी कि किस तरह से अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं या इनको स्टॉप आउट कर सकते हैं किसी और जो है एप्लीकेशन के थ्रू, क्योंकि सारी गेम एट द एंड ऑफ द डे कंटेंट की है और फिर उससे रिलेटेड ट्रैफिक की है. सो जो कंटेंट राइटर है या हमारे पास जो राइटर है
आज के टाइम पे उसकी एक अच्छी खासी वैल्यू है। तो वो डिफरेंट ब्लॉग्स के ऊपर कंटेंट लिख के डिफरेंट जो रिसर्च एरियाज हैं उन पे कंटेंट लिख लेता है, नीश को सिलेक्ट कर लेता है। जैसे कि एक बंदा है वो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के ऊपर उसने डी फार्म किया हुआ, लेट्स सपोज, और उसकी इंग्लिश स्किल अच्छी है तो वो सिर्फ मेडिसिन के ऊपर कंटेंट लिख रहा है। एक बंदा जो है वो उसने इंजीनियरिंग की हुई है और उसकी जो इंग्लिश है दैट इज गुड, तो वो जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनके ऊपर कंटेंट लिखता है। तो वो ऐसी जो कंपनीज हैं जिनको वेबसाइट्स बनवानी है, जैसे कोई कंपनी सोलर पैनल, ठीक है, वो सेल करती है और वो अपनी वेबसाइट बनवाना चाह रही है, तो उसको उसके लिए कंटेंट चाहिए। और सोलर पैनल के लिए जो एनर्जी सेविंग और जो बाकी सारी चीजें हैं उसके ऊपर उनको एक रिसर्च भी करवानी है। सो वो ट्राई करते हैं कि इस तरह के बंदे को हायर करें जिसका ऑलरेडी इसके साथ एक्सपीरियंस हो। सो ऐसा पर्सन जिसकी इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस भी है और एक अच्छा राइटर भी है, वो अपने आप को इजिली सेल आउट कर सकता है। वो डिपेंडेंट नहीं है कि उसको कोई सॉफ्टवेयर आएगा तो वो उसके बाद ही काम कर सकता है। अगर उसको रिसर्च आती है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैच करता है उस नीश के साथ जिसके अंदर कंटेंट लिखना है, तो क्या होता है कि आप इजीली अपने आप को सेल आउट कर सकते हैं। आगे जी हमारे पास है जी प्रमोटिंग योरसेल्फ एज अ राइटर के अंदर एकेडमिक राइटिंग आप करते हैं, रिसर्च करते हैं, आर्टिकल्स जो है वो आप लिखते हैं डिफरेंट ब्लॉग्स के लिए, या पेपर आर्टिकल्स लिखते हैं। फिर ब्लॉग राइटिंग जिसमें हम ऑलरेडी बात करें, इस तरह आपके पास ब्लॉग की एग्जांपल ले लें तो ProPakistani.com आपके पास एक ब्लॉग है जो कि इस टाइम इंडस्ट्री अवेयरनेस आपको सारी दे रहा है, करंट अफेयर्स के ऊपर वो सारा ब्लॉग चलता है, कहाँ क्या हो रहा है। वो एंटरटेनमेंट न्यूज भी है उसमें, उसमें इमरजेंसी, उसमें जो आपकी प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, हर किस्म की न्यूज उसके अंदर आ रही है, ठीक है। सो ब्लॉग जो है वो करते ही हैं कि अपने रीडर्स को जो है वो इंटैक्ट रखते हैं, अपनी ट्रैफिक को इंटैक्ट रखते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि उस ट्रैफिक की बेस पर जो कंटेंट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी बेस पर अपने आप को एडवर्टाइज करवा के अच्छे पैसे कमाते हैं। देन कॉपी राइटिंग, ठीक है, आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है एक जगह से दूसरी जगह, उसको रिसर्च करके डालना है या सिर्फ उसको एक मैनुअल से उठा के ऑनलाइन पोर्टल पे डालना है, तो कॉपी राइटिंग करते हैं। क्रिएटिव राइटिंग, आपको अगेन वही बात है कि आप किसी के फॉरम के ऊपर कुछ चीज लिखने जा रहे हैं और वहां पे आपको उसके लिए रिसर्च करनी है, तो देन यू डू क्रिएटिव राइटिंग। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको अपने जैसे कुछ लोग बुक पब्लिश करवाने लगते हैं तो पहले वो मैनुअल बुक लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद वो आप किसी जो टाइप मास्टर है उसको देते हैं, या किसी जो ऑनलाइन आपके पास एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग वाले हैं उनको हायर कर लेते हैं कि वो सारी बुक को एक दफा पढ़ें और उसमें से प्रूफ रीडिंग करके जो मिस्टेक्स हैं उनको निकालें, और उसके बाद उसको कंपोज करके एक ऑनलाइन किसी भी गूगल ड्राइव के फॉर्मेट, गूगल जो आपके पास आता है गूगल डॉक्स, उसमें ले आए, या विनवर्ड के फॉर्मेट में ले आए, या पीडीएफ के फॉर्मेट में ले आए। उसके बाद है जी ग्रांट राइटिंग, ठीक है। अब उसके बाद रेज्यूमे एंड कवर लेटर और टेक्निकल राइटिंग और वेब कंटेंट। सो राइटिंग से रिलेटेड जितना भी काम आपको आता है, आप इजीली, अगर आपकी इंग्लिश की स्किल अच्छी है तो आप उसको इजीली अपने आप को सेल आउट कर सकते हैं। यू डू नॉट हैव टू वेट फॉर लर्निंग ऑल द स्किल्स अलोंग द वे। आपको जो स्किल आपके पास राइट दिस टाइम है, आप उसको एडवर्टाइज करें और उससे अपने पैसे कमा सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग कंसल्टेंट, दुनिया की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल क्या है? दैट इज सेल। एक बिजनेस है, उसकी 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और उसके पास कस्टमर नहीं है तो उस बिजनेस का कोई उसकी ग्रोथ नहीं है। कस्टमर है तो ग्रोथ है। अगर एक बिजनेस की डेली की 10 लाख की प्रोडक्शन है और उसकी सेल सिर्फ 1 लाख की है, तो वो नुकसान में जा रहा है, ठीक है। सो सेल एंड मार्केटिंग कंसल्टेंट ये वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा पैसे कमा रहे होते हैं, और इनकी जो स्किल होती है उसके अंदर इन्होंने करना क्या होता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ बातें करनी होती हैं। इनको अगले बंदे को बात सुनाना आना चाहिए, उसकी बेस पे अपने आप को सेल आउट कर जाता है। किसी भी जगह पे बैठेंगे, किसी भी ऐसी जगह पे जहां पे इनको लगेगा दो चार इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं जो कि जिनके पास पैसे हैं और स्पेसिफिक प्रोडक्ट को उठा सकते हैं, वहां बैठ के लोग प्रॉफिट की बात जो है वो शेयर करना शुरू कर देंगे कि फलानी ट्रेड हुई, उसमें से इतने पैसे बचे। अब ये सेल्स करवाने की टैक्टिक है ना कि आपने अपनी अपेयरेंस को बड़ा अच्छा रखा, आपने सूटेड बूटेड आप गए, और आपका मोबाइल बड़ा अच्छा था, आपने जो वॉच लगाई हुई थी वो बड़ी अच्छी थी, और आप ऐसी कम्युनिटी के अंदर बैठ रहे हैं जहाँ पे इन्वेस्टर्स बैठते हैं, और वहां उनके दरमियान बैठ के आप सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर सुनना ही प्रॉफिट चाहता है। तो आप सेल करवा रहे हैं और आप सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो बंदा कैलकुलेशन करने लगता है, अच्छा हाँ इसने 10 करोड़ लगा के इतने पैसे कमाए हैं, इस प्रोडक्ट की डील इतने पीसेस में से इतने पैसे लगाए हैं, अगर मैं इतने पैसे लगाऊंगा तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि वो नंबर गेम से सेल ले लेता है। दूसरा, मार्केटिंग आपकी ऑटोमेटिकली हो रही है। जब भी आप लोगों को मिलते हैं, गपशप करते हैं, बताते हैं कि आप किस कंपनी के साथ अटैच है, वो कंपनी क्या सेल आउट करती है, तो मार्केटिंग आपकी वर्ड ऑफ माउथ से ऑलरेडी हो रही है। साथ आप अपने पास एक बिजनेस कार्ड रखते हैं, और उसके बाद आप फिर उस बिजनेस कार्ड के ऊपर आपकी वेबसाइट का जो है नेम वो भी होता है, फेसबुक का पेज भी होता है, तो आप मार्केटिंग चलते फिरते खुद ब खुद कर रहे हैं।
तो ऐसे लोग जो समझते हैं कि उनकी ये स्किल बहुत अच्छी है, उनको वो सेल करवा सकते हैं, वो किसी भी पर्सन की जो कंपनी है उसकी सर्विसेज को या प्रोडक्ट्स को सेल करवाना उनके लिए इजी प्रोसेस है, तो वो डेफिनेटली सेल्स एंड मार्केटिंग में ट्राई कर सकते हैं। तो ये भी फ्रीलांसिंग करने का एक आपके पास एक अच्छी स्किल है, जरूरी नहीं है कि आपको सॉफ्टवेयर और इस तरह की स्किल्स आती हैं तो ही फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। Market is crucial to every business and hence there is wide demand of freelance marketing consultants. But due to large demand and availability of many candidates in this field, it might become challenging to become successful or build a brand of your own. अब मार्केटिंग जब आप करते हैं तो मार्केटिंग करने की भी टाइप्स हैं। सबसे ज्यादा आजकल जो मार्केटिंग चल रही है दैट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कि आप अपने आप को सबसे पहले एक ब्रांड बनाते हैं। जिस तरह आप में से कई लोगों ने एग्जांपल देखी होगी आजाद चाय वाला की, कि पहले आप अपने आप को मार्केट में अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं, जब आपको लगता है कि लोग आपको सुनना शुरू हो गए और आपके फॉलोअर्स बन गए, देन आप अपना कोई भी कोर्स कोई भी चीज जो है उसको सेल आउट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। सो मार्केटिंग करने के डिफरेंट तरीके हैं। कुछ लोग वायरल मार्केटिंग करते हैं, कुछ लोग जो है आप ये पीपीसी और एसईओ एसईएम के थ्रू मार्केटिंग करते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया की मार्केटिंग करते हैं, कुछ लोग जो है वो ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं। तो मार्केटिंग करने के डिफरेंट चैनल हैं, हर बिजनेस की एक अपनी नीड है। अगर आपको लगता है कि आप इन चारों पांचों प्रोसेसेस के अंदर से किसी भी जगह पे आप फॉलो आउट करते हैं, तो आप इजीली अपने आप को उस स्किल को सेल करवा सकते हैं। सेल एंड मार्केटिंग कंसल्टेंट, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजिंग, ईमेल एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन, लीड जनरेट करना, मार्केट के अंदर से कस्टमर मार्केट करना और कस्टमर रिसर्च करके लाना, ये बताना किसी भी बिजनेस को कि वो किस जगह पे अगर अपने आप को लॉन्च करे तो उसको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर आप एज अ कंसल्टेंट सिर्फ ये जानते हैं कि कहाँ कहाँ पे किस किस पॉइंट के ऊपर किस तरह का कस्टमर आता है, और आप सिर्फ यही ना हो लेके बिजनेसेस को देना शुरू कर दें, तो यू कैन वर्क एज अ कंसल्टेंट। सो अब ये कुछ ऐसी चीजें जो कि ऑफलाइन आपके लिए पॉसिबल है। मैं आपको कहूँ कि आप जो है सियालकोट के किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर सिर्फ इतनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे, इस रोड के ऊपर कौन कौन से बिजनेसेस सक्सेसफुल है। ठीक है। और आप जो है पर्सपेक्टिव जहां जहां आपको लगता है कि इन पॉइंट्स पे बिजनेस खुल सकता है, आप उन लोगों को इन टच करें और उनको बताएं कि यहाँ पे जो पहले बिजनेस थे वो किस वजह से फ्लॉप हुए हैं और किस चीज को इंप्रूव करके वो अपने आप को बेटर कर सकते हैं। सिर्फ आप ये कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो यू कैन सेल योरसेल्फ इन अ वेरी गुड वे। देन एससीओ, एसएमएम, एसएमओ, ये डिफरेंट टर्म्स हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग और सोशल मीडिया जो है ऑप्टिमाइजेशन जो आप इसके थ्रू करते हैं मार्केटिंग, तो देयर आर डिफरेंट वेज। आपको खुद डिफाइन करना है कि आपको किस तरह का जो पाथ बेहतर लगता है आपके इंटरेस्ट के मुताबिक। ठीक है। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसएम सोशल मीडिया मार्केटिंग, और एसएमओ आपके पास सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन जिसको आप यूज करके मार्केटिंग कर सकते हैं। सो इट्स ऑल ऑफ दिस डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, कभी भी सेल करने जाए, मार्केटिंग करने जाए, तो यू हैव टू सी द अदर पर्सन कि वो क्या बोल रहा है, कहाँ से कहाँ से उसके ज़हन में ये बात आई है जो वो बात कर रहा है, और आपने इसको टैकल किस तरह से करना है। अगर आप जाते ही अगले बंदे की बातों में आ जाते हैं और अपने आप को लो शो करवा देते हैं, देन यू कैन नॉट सेल योर प्रोडक्ट। इन एवरी वे यू हैव टू बी सुपीरियर फ्रॉम द पर्सन यू आर गोइंग टू मार्केट। ठीक है। सो आपको देखना है कि वो किस जगह से बात कर रहा है और आप उसको टैकल कैसे करेंगे। जब आपकी स्किल जैसे डेवलप हो जाती है तो आप इजीली जो है अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं, और यही आपका पैटर्न ऑनलाइन जो कम्युनिकेशन है, ये जो डिफरेंट आपका पैटर्न है, ये आप जो है बाय द टाइम सीखते जाते हैं। ठीक है। और ये वाले जो लास्ट आपके पास दो तीन टर्म्स हैं, एसईओ, एसएमएम और एसएमओ, ये एसईओ इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन का मतलब ये है कि आपके पास समझ लें कि आजकल जो डिफरेंट सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है या आपके पास बिंग सर्च इंजन है, इन सर्च इंजन के ऊपर डिफरेंट एड्स लगते हैं। ठीक है। तो गूगल के अपने एड्स के जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिनको यूज करके गूगल जो है अपनी कंटेंट्स की मार्केटिंग करवाता है, यानी लोग गूगल को पे करते हैं ताकि गूगल उनके लिए इफेक्टिव एड्स क्रिएट करे और उन स्पेसिफिक डिवाइसेस तक वो एड प्रमोट करे जहां से उनको पोटेंशियल कस्टमर्स मिल सकते हैं। ठीक है। सो एक तो वो तरीका है कि आप एडवर्ड्स के थ्रू मार्केटिंग करवा लें, दूसरा ये तरीका है कि आप सर्च इंजन के अंदर अपनी वेबसाइट को रैंक करवा लें किसी तरह से, और सर्च इंजन की ऑप्टिमाइजेशन को यूज करते हुए आप अपने बिजनेस को अब उसकी ग्रोथ को इंक्रीज करना है। जैसे गूगल के ऊपर आते हुए अब मैं कहता हूँ कि जी मैं एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, जैसे लेदर शूज है। ठीक है। तो लेदर शूज मैंने लिखा, तो मेरे पास क्लोजेस्ट जितने भी लेदर शू ब्रांड्स होंगे वो सारे आ गए। मैं चाहता हूँ कि लेदर शू लाहौर के नाम से अगर कोई बंदा सर्च करता है तो पहले पेज पे सिर्फ मेरी वेबसाइट आए। ठीक है। लेदर शूज लाहौर।
तो पहले पेज पे इस टाइम आ रहा है मार्कोर। मार्कोर एक बड़ा बहुत बड़ा ब्रांड है। दो हमारे यहाँ के टेकअप के ही थे फ्रीलांसर, वकास और सिद्धरा, जिन्होंने इस ब्रांड को क्रिएट किया था 2015 के अंदर। अभी ये दोनों यूएस में बैठे हुए हैं, अच्छी खासी कंपनी रन कर रहे हैं। नाइकी और एडिडास के कंपैरिजन में ये लोग जॉगर्स और जो कैजुअल शूज हैं वो बना रहे हैं, एंड दे गॉट अ फंडिंग फ्रॉम वाई कॉम्बिनेटर। तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो मैं एसईओ की बात कर रहा था कि यहाँ पे अगर आपके पास ऊपर 3 वर्ड्स मैं लिख रहा हूँ, लेदर शू लाहौर, मैं चाहता हूँ कि कोई भी पर्सन अगर लेदर शू लाहौर को सर्च करे तो मेरी जो वेबसाइट है वो टॉप नंबर पे आ जाए, पहले नंबर पे आ जाए। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छी एसईओ करनी पड़ेगी, ठीक है। देन कुछ लोग पूछ रहे हैं जी लीड जनरेशन क्या चीज है। लीड जनरेशन के अंदर आप प्रोस्पेक्टिव कस्टमर देखते हैं। आप ऐसा करते हैं जैसे आप समझते हैं कि यार आज हमारे पास Amazon के ऊपर डिफरेंट जो है नए वायरलेस कीबोर्ड आ गए, ठीक है। Amazon का वायरलेस कीबोर्ड आ गया, मुझे उसको, मेरा एक कस्टमर है जिसने वो कीबोर्ड के 100 जो है वो सेट्स बाय किए हुए, और मैं चाहता हूँ कि उसको मैं रीसेल करवा दूँ, ठीक है, या उसको लीड जनरेट करवा दूँ। सो लेट मी फाइंड आउट सम वायरलेस कीबोर्ड, ठीक है। तो समझे जी, जैसे ये अभी स्पॉन्सर्ड ऐड है, इसको ओपन कर लेते हैं, या चलें लॉजिटेक को ओपन कर लेते हैं। अब ये कीबोर्ड है जिसको मैं जो है जिसकी लीड जनरेट करवाना चाह रहा हूँ, मेरे कस्टमर के पास ये कीबोर्ड है। अब लीड जनरेशन मैंने किस तरह से करनी है, मैंने क्या करना है कि कीबोर्ड से रिलेटेड कोई ना कोई आर्टिकल जो है उसको वेब पे पब्लिश कर देना, ठीक है। और ऐसे ब्लॉग्स जहाँ पे लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनके कंपैरिजन करते हैं, जैसे कीबोर्ड माउस, बेस्ट कीबोर्ड ऑफ 2020, ठीक है, बेस्ट माउस ऑफ 2020, बेस्ट माउस फॉर गेमिंग। तो इस तरह के आर्टिकल्स जो वेबसाइट्स पब्लिश कर रही हैं, तो उन वेबसाइट्स के ऊपर आप अपना आर्टिकल शेयर करते हैं और उसके अंदर बता देते हैं अपनी उस प्रोडक्ट के बारे में, और साथ लिंक आउट कर देते हैं कि अगर आपको इस प्रोडक्ट को बाय करना है तो ये स्पेसिफिक वेबसाइट है, यहाँ से जाके आप इस प्रोडक्ट को बाय करें और साथ इतना डिस्काउंट आपको मिलेगा। सो उससे आप क्या कर रहे हैं कि आप लीड जनरेट करवा के दे रहे हैं। सो बिजनेसेस के पास अगर इन्वेस्टमेंट्स है और उनके पास यूनिट्स अवेलेबल है और उनको सेल चाहिए या उनको लीड चाहिए, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर चाहिए, तो आप एज एन कंसल्टेंट उनको वो चीज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपको लीड जनरेशन मेथड क्या है, ये मैंने आपको एक मेथड बताया, देयर आर सेवरल मेथड्स जिनके थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आते हैं वापस अपनी स्लाइड्स के ऊपर। अच्छा जी, ट्रांसलेशन इंडस्ट्री है, उसके अंदर आप इजीली जो है वो पैसे कमा सकते हैं अगर आप डिफरेंट लैंग्वेजेस को जानते हैं। आप कुछ अर्सा पाकिस्तान रहे हैं या सऊदी अरब रहे हैं, जर्मनी रहे हैं, आप यूके रहे हैं, तो आपको उन लैंग्वेजेस अगर आती हैं तो आप उन लैंग्वेजेस के नॉलेज को यूज करके अच्छा खासा काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के अंदर जब हम बात करते हैं तो समटाइम्स आपको क्लाइंट्स ऐसे मिलते हैं जो कि नॉर्वे के हैं, स्वीडन के हैं, यूरोप के हैं, या लेट्स सपोज पोलैंड के हैं, तो उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, पॉलिश की लैंग्वेज डिफरेंट है, ठीक है। जर्मनी की समटाइम्स लोग डिफरेंट इंग्लिश नहीं बोल रहे होते, फ्रांस के फ्रेंच बात में बात कर रहे होते हैं समटाइम्स, तो आपको लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। लेकिन अगर आप अच्छे जो है वो आपको ट्रांसलेशन आती है और आप इन लैंग्वेजेस में अच्छे हैं, तो आप डेफिनेटली उस कस्टमर को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वो अपॉर्चुनिटी जो बाकी लोगों को नहीं मिल रही, आप उसको इजीली कैच कर सकते हैं कि आप फ्रेंच कस्टमर्स के साथ भी काम कर सकते हैं, आप पॉलिश कस्टमर के साथ भी काम कर सकते हैं, आप इंग्लिश के साथ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, ये ट्रांसलेशन इंडस्ट्री इज अ वेरी वास्ट इंडस्ट्री जहाँ पे लोगों को अपने डिफरेंट जो है वो कंटेंट को समझ लेंगे ट्रांसलेट करवाना होता है। फ्रांस की कोई कंपनी जो कि इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना चाह रही है, लेकिन उनका सारे का सारा कंटेंट जो है वो फ्रेंच के अंदर है, और वो चाह रहे हैं कि उस कंटेंट को, उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को लोग इंग्लिश में किस तरह बेटर वे में समझ सकते हैं। तो वो एक ऐसा ट्रांसलेशन करने वाला पर्सन हायर करेंगे जो कि उस प्रोडक्ट की बेटर ट्रांसलेशन करेगा इन टर्म्स ऑफ द कंट्री। जिस तरह यूके में जो इंग्लिश बोली जाती है उसका एक्सेंट और उसका जो मीडियम है वो डिफरेंट है देन यूएस, ठीक है। तो वो ट्रांसलेशन आपको करके देगा यूके के लोगों के हिसाब से, कि जैसे कल मैं एक वीडियो देख रहा था फेसबुक के ऊपर, एक लड़का और उसका बाप बैठे हुए हैं एक टेबल के ऊपर, और लड़का अपने बाप को कह रहा है कि यू हैव टू ट्राई द वर्ड्स आई एम गोना राइट ऑन द पेपर। तो वो क्या करता है कि वो पहला वर्ड लिखता है द डॉग, तो उसका बाप बोलता है डॉग। वो लिखता है कॉफी, उसका बाप बोलता है कॉफी। फिर इस तरह से तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड लिखा हुआ था उस लड़के ने हाउ आर यू, उसका बाप बोलता है हाउ यू डूइंग, ठीक है। उसने लिखा हुआ है हाउ आर यू और बाप बोल रहा है हाउ यू डूइंग।
सो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे जो है अपने आप को मार्केट करने जा रहे हैं और वहाँ का कल्चर किस तरह का है, ठीक है। और ट्रांसलेशन इंडस्ट्री के अंदर डिपेंड करता है कि आप जो लैंग्वेज जो है वो जो जिस तरह से भी आप टेंस स्ट्रक्चर को आप लेंगे, तो आप किस कंट्री के लिए ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, किस तरह की ऑडियंस के लिए ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं। तो अगर आप लैंग्वेजेस में अच्छे हैं तो आप इजीली इस इंडस्ट्री के अंदर भी काम कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग को इंग्लिश आती है और इसके अलावा लैंग्वेज नहीं आती। जितने लोग चीनी यूनिवर्सिटियों से जाके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके आए हैं, दे डेफिनेटली नो चाइनीज, तो वो इस अपने नॉलेज को यूज कर सकते हैं। तीसरा, अरबिक ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर जो हम बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हम अरबिक का उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अगर आप उर्दू में कर सकते हैं तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। अगर आपके पास लैंग्वेज स्किल्स हैं तो आप लैंग्वेज स्किल के अंदर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। Architectural engineers apply the mathematical and scientific principles to building and design, concentrating on structural demands। तो अगर आपको इस तरह का नॉलेज है और आप जो है किसी भी समझ लें कि कंपनी का जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो बना के दे सकते हैं, उसका आर्किटेक्चर बना के दे सकते हैं, तो आप डेफिनेटली उसको ऑनलाइन जो है वो ट्राई करें। उसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे नीचे लास्ट में कैड के बारे में बताया हुआ है। इस तरह से हमारे यहाँ पे लोकली लोग डिफरेंट ऑटो कैड के दूसरे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो आप उनके थ्रू एक बेसिक मैप बना के, एक आर्किटेक्चर बना के अपनी स्किल को सेल आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर में 3D मॉडलिंग एंड कैड, आर्किटेक्चर, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट डिजाइन, इनमें से किसी भी टर्म के अंदर, किसी भी अगर फील्ड के अंदर आप बेहतर हैं तो आप अपने आप को ऑनलाइन मार्केट कर सकते हैं। आपको किसी नई मेडिसिन का फार्मूला लेना, तो केमिकल इंजीनियरिंग अगर आपने की हुई है तो आप किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ अटैच हो सकते हैं। सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग अगर आपको की है तो आप किसी भी ऐसी समझ लें कि जितने भी टाउन क्रिएटर्स हैं, जितनी नई हाउसिंग सोसाइटीज लोग क्रिएट करते हैं, आप इनके साथ अटैच होके काम कर सकते हैं और बेटर जो है इंजीनियरिंग जो प्लान और स्ट्रक्चर है वो दे सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट डिजाइन, अगेन जिस भी फील्ड का आपके पास एक्सपीरियंस है और इंटरेस्ट आपका अलाइन करता है, आप उसके अंदर जाके फ्रीलांस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको वेब नहीं आता, कोड नहीं आता, आपको ऑटो कैड नहीं आता, आपको डिजाइन नहीं आता, आपको समझ लें कि एसईओ का नहीं पता, तो आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। एनी वे, एनी प्रीवियस डिग्री, एनी प्रीवियस प्रोजेक्ट यू हैव वर्कड ऑन, अगर आप उसको अलाइन कर सकते हैं ऑनलाइन और उसकी डिमांड है, तो आप उसे फ्रीलांस कर सकते हैं। लोग लीगल सर्विसेज देते हैं, ठीक है। आपको जिस तरह पाकिस्तान में बात करें तो अभी सबसे ज्यादा जो सर्विसेज इसके अंदर लीगल के अंदर आ रही है, दैट इज डिवोर्स रेशियो बहुत ज्यादा है। तो हर दूसरे मतलब समझ लें कि चैम्बर के अंदर ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो कि डिवोर्स के केसेस को डील कर रहा है, ठीक है। तो कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनली हर जगह पे होते हैं और उनकी क्लॉजेस तकरीबन सेम होती हैं। तो अगर आप समझते हैं कि आपके पास आप लीगली आप लॉयर हैं और आप उन जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं उनको जानते हैं और उनकी क्लॉजेस को जानते हैं, एंड यू नो हाउ टू स्टडी लॉ ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड यू कैन प्रोवाइड सर्विस अराउंड दैट, तो डेफिनेटली आप उसको ट्राई आउट करें और अपनी सर्विसेज को आप ऑनलाइन जो है वो दे सकते हैं। अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग, अगेन आपको पता है कि अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग बहुत एक समझने के डीप रिलेशन है आजकल की हमारी जनरेशन का इसके साथ। जैसे ही हम आज से 5 7 साल 10 साल पीछे चले जाएं तो एक बड़ा बूम था हमारे पास बीबीए और बी कॉम का, ठीक है। और बी कॉम से फिर एम कॉम का और एमबीए का और फिर एसीसीए का और सीए का। तो हर दूसरे बंदे को पूछते थे तो वो अकाउंटेंसी में जाना चाह रहा था, ठीक है। सो अगर आप मैनेजमेंट की फील्ड से रिलेटेड है, फाइनेंस की फील्ड से रिलेटेड है और आप समझते हैं कि आप उसमें बेटर हैं, तो आप डेफिनेटली उसको ट्राई आउट करके यहाँ पे ऑनलाइन अब काफी ऐसे लोग हैं जो कि जिनको जिनका सीए के साथ इंटरेक्शन है, जिन्होंने सीए की कुछ समझ लें एग्जाम्स दिए हैं और वो समझते हैं कि किस तरह से बैलेंस शीट्स को जनरेट किया जाता है। तो लोगों की जो टैक्स रिटर्न फाइल करने का काम है, जैसे पाकिस्तान के अंदर आप समझते हैं अब हम आम बिजनेस के जो टैक्स रिटर्न है वो डिफरेंट वकील जो है उसको फाइल कर रहे होते हैं। तो इंटरनेशनली जितने भी लॉ फॉर्म्स हैं या जितने भी बड़ी कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको एट द एंड ऑफ द ईयर अपनी जो टैक्स कैलकुलेशन है और उनकी रिटर्न है उसको सबमिट करवाना होता है। उसके लिए वो डिफरेंट अकाउंटेंट्स को हायर करते हैं, ठीक है। तो अगर आप समझते हैं कि आपकी उसके साथ इस इंटरेस्ट
आपका अलाइन करता है इस फील्ड का, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप डेफिनेटली इसको ऑनलाइन सेल आउट कर सकते हैं। या आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का पता है, या आप फाइनेंस के बारे में जानते हैं कि आप किस तरह से आप एक बेटर फाइनेंशियल प्लान दे सकते हैं। किसी भी कंपनी, किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करना है तो उसको लिए कितने पैसों की जरूरत है, कितने स्टाफ की जरूरत होगी, कितने अरसे में वो क्या आउटपुट्स और प्रॉफिट्स को जनरेट करेगा, प्रोजेक्शन क्या है। अगर आप एक बेटर बिजनेस प्लान दे सकते हैं तो आप उसको भी ऑनलाइन यूज करके डिफरेंट कंपनीज को अपनी सर्विसेज दे के फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप बाउंड नहीं है कि आप सिर्फ लोकल अपनी कंट्री में ये काम करेंगे। फील्ड इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग किया, फाइनेंशियल प्लानिंग किया, ह्यूमन रिसोर्सेज किया, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी किया, आप किसी भी कंपनी के स्टाफ को मैनेज कर रहे हैं, देन अब डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे लाइन करता है और आपका एक्सपीरियंस कहाँ पे लाइन करता है। डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि यार ये वो सारी फील्ड्स हैं जो कि बिल्कुल नहीं है हमारे लिए, हमारा इनके साथ एक्सपीरियंस नहीं है, तो ट्राई टू चूज द बेटर वन दैट इज मोर रेलेवेंट टू योर इंटरेस्ट। रिमेंबर, हाई स्किल जॉब्स गॉट मोर रेट्स एंड इजी टू फाइंड। ये तो डेफिनेट बात है। लो स्किल जॉब्स गॉट लो रेट्स एंड आर डिफिकल्ट टू फाइंड। कह रहे हैं कि हाई स्किल जितनी भी जॉब्स हैं उनके रेट्स ज़्यादा हैं और उनको उनका मिलना आसान है, और लो स्किल्ड जॉब्स जो हैं उनके जो रेट हैं वो कम है और डिफ़िकल्ट है उनको उसको फाइंड आउट करना। थोड़ा सा मैं जो है इस हवाले से एग्री नहीं करता। जैसे डाटा एंट्री के काम के बारे में बात करते हैं, ठीक है, डाटा एंट्री का वो काम है जो कि लो स्किल्ड है, ठीक है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्किलफुल होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ उसके रेट्स कम है एंड डिफिकल्ट टू फाइंड क्यों है? क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि एंट्री बैरियर की वजह से अपने आप को जो है वो एजुकेट नहीं करते विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप की ग्रोथ नहीं करते, जिसकी वजह से वो एंट्री बैरियर की वजह से वहीं के वहीं रह जाते हैं और उनकी जो स्किल है वो बड़े लो लेवल पे होती है और वो अपने आप को ग्रो नहीं करवा पा रहे होते और वो लो रेट्स पे ही काम करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद से लोग बाय द टाइम चीजें सीखते जाते हैं, उनकी अपने अपनी स्किल जो है उसको पॉलिश कर लेते हैं, तो उनको जॉब्स जो है वो भी इजीली मिल जाती है और उनके रेट्स जो होते हैं वो भी अच्छे हो जाते हैं। मोर टेक्निकल जॉब्स गिव्स मोर प्रॉमिसिंग करियर, ये तो आपके सामने है। अगर एक बंदे को पता है कि किसी जो वेल डेवलप्ड आपके पास एक आर्किटेक्चर है उसमें फॉल्ट किधर है, वो सिर्फ फॉल्ट को आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये बनी हुई चीज है और इसके अंदर ये फॉल्ट है, तो वो जाहिर बात है उस फॉल्ट के पैसे आपसे चार्ज करता है। वो सिर्फ अपनी कंसल्टेंसी की फीस चार्ज करेगा कि वो बनी हुई चीज के अंदर अपने एक्सपीरियंस से बताएगा कि फॉल्ट क्या है। इस तरह हम लोग अगर अगर ऑनलाइन वेब डेवलपमेंट का या वेब कस्टमाइजेशन का काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमारे पास हमें सिर्फ ये देखना होता है कि इशू जो आ रहा है, हम सिर्फ रिक्वायरमेंट में से देखते हैं कि इशू क्या है और उस इशू को फिक्स किस तरह से किया जा सकता है, और उस इशू को फिक्स करने के हम लोग पैसे लेते हैं। जैसे मुझे पिछले दिनों एक क्लाइंट के साथ मैंने काम किया जिसके अंदर उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम तैयार करवाया है जो कि यूके के डिफरेंट जो रीजन्स हैं वहां से होटल्स के रूम्स जो हैं उनके रेट्स को डेटाबेस में स्टोर करवाता है, और जब भी कोई कंपनी जो है वो या कोई भी कस्टमर आके वहां से रेट जो है वो उन होटल्स को या उन टूर्स को बाय आउट करना चाहता है, तो जो सिस्टम है वो क्या करता है कि कस्टमर की जो चेक इन और चेकआउट डेट है और उसकी जो प्रेफरेंसेस हैं, नंबर ऑफ पर्सन की और नाइट स्टे की प्रेफरेंसेस है, उसकी बेस पे सिस्टम में जाके तीन तरह के जो ट्रिप्स हैं वो लेके आ जाता है। उन तीन तरह के ट्रिप्स के अंदर एक बजट लेवल के ट्रिप्स हैं, एक मिड टर्म लेवल के ट्रिप्स हैं और एक प्रीमियम लेवल के ट्रिप्स हैं। ठीक है, इन तीनों ट्रिप्स के अंदर हमारे पास यूजर की जो डेट्स हैं उनके मुताबिक रूम्स की सिलेक्शन है। ठीक है, और वो एक रीजन से दूसरे रीजन में कितनी देर में जाएगा और किस कार में जाएगा उसकी सिलेक्शन है। इसी तरह से इंटरमीडिएट लेवल में ऐसे होटल आ रहे हैं जो कि जिनकी रेटिंग अराउंड 3 स्टार और 4 स्टार है, और प्रीमियम का जो बजट लेवल है उसमें वो रेट्स आ रहे हैं, वो होटल आ रहे हैं जिनका जो स्टार रेट है दैट इज 5 स्टार। तो आपने तीन बजट लेवल क्रिएट कर दिए। ठीक है, अब मसला ये था कि इस सारी प्रोडक्ट को इस पे काम हुआ हुआ था और ऑलरेडी किसी इंडियन कंपनी ने, किसी इंडियन फ्रीलांसर ने इस पे ऑलरेडी काम किया हुआ था। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी कि सिस्टम के अंदर जब आप क्रॉलिंग करते हैं, जिस तरह आपके पास बड़ी साइट्स हैं जिस तरह एक्सपीडिया या बुकिंग डॉट कॉम, अगर आपने देखी हो बुकिंग डॉट कॉम या एक्सपीडिया, ठीक है, या ट्रेवलोका, ये वो साइट्स हैं जो कि मार्केट प्लेसेस हैं दुनिया भर के अंदर। अगर आप यहाँ से लेट सपोज आप यूके जाना चाह रहे हैं और आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं
और आप यूके पहुंचने से पहले अपनी रहाइश का इंतजाम करना चाह रहे हैं, तो booking.com पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप यूके के होटल्स और वहाँ पे जो रूम्स अवेलेबल हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे घर बैठे मिल रही है, और यहीं से आप अपनी फ्लाइट्स को या अपने रूम्स को बुक कर सकते हैं। और इवन आपको टैक्सीज अगर बुक करवानी है तो अब यहाँ से, जिस तरह फ्लाइट्स का सेक्शन है, कार रेंटल्स का सेक्शन है, यहाँ से आप सारी अपनी बुकिंग कर सकते हैं। ये मार्केट प्लेसेस हैं जिन्होंने क्या किया हुआ, डिफरेंट जो होटल्स हैं उनकी डेटाबेसिस को एपीआई के थ्रू कनेक्ट करके एक सेंट्रल सिस्टम बनाया हुआ है। और ये सेंट्रल सिस्टम क्या करता है, आपकी जो प्रेफरेंसेस है या आपका जो चूजन डाटा है उसके मुताबिक आपको सारी इन्फॉर्मेशन ला के दे देता है कि आपके इस इलाके में ये वाला होटल है, उसकी ये प्राइस है और इसकी ये अवेलेबिलिटी है, वो इस आपकी इस पहुंचने तक, इस तारीख तक वो एम्प्टी होगा, उसमें वाईफाई कनेक्शन कौन सा है, उसमें ब्रेकफास्ट है या नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाती है। तो दिस इज अ टोटल मार्केट प्लेस। अब ये मार्केट प्लेस साथ क्या करती है, ये अपनी सेल को इंक्रीज करवाने के लिए इन्होंने डिफरेंट जो है एपीआई क्रिएट की होती हैं। एक तो इनकी वेंडर एपीआई हैं जहां से ये लोग दूसरे जो होटल्स एग्जिस्ट करते हैं लोकली यूके में, लेट्स सपोज, उनके सारे रूम्स की इंफॉर्मेशन उसको गैदर करके डीबी में रख रहे हैं। फिर इन्होंने ये स्टार्ट में आप समझ लें कि ये इंटरफेस बनाया हुआ है जिससे आप उन होटल्स को सर्च आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो दो केस हो गए। तीसरा केस क्या है कि उन्होंने एक ऐसा मीडियम बनाया हुआ है जिससे अपने होटल्स की रीसेलिंग कर सकते हैं। उन्होंने अफिलिएट्स क्रिएट किए हुए हैं। वो अफिलिएट्स क्या करते हैं कि इन Booking.com की जो डायरेक्टरी है जहां पे सारे होटल्स और रूम्स अवेलेबल है, उसको जो है वो डिफरेंट और अफिलिएट्स के ऊपर उसको पब्लिश करते हैं विद द यूज ऑफ एपीआई, और वहां से उनकी सेल करवाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह का एक आ गया यूज केस जिसके अंदर हमारा जो क्लाइंट था उसकी वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई थी, और उस बनी हुई वेबसाइट में इशू ये आ रहा था कि डाटा जो है वो अ, अगर आपने क्रोन जॉब सुनी हो, सर्वर के अंदर क्रोन जॉब होती है जो कि सीपीयू लेवल पे रन हो रही होती है। ठीक है, और सीपीयू के टाइम के मुताबिक आपने क्रोन जॉब सेट की होती है कि आप एक ऐसा काम जो कि ऑटोमेटिकली करवाना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि 7 मिनट के बाद किसी स्पेसिफिक पर्सन को एक ईमेल चली जाए। जितनी देर आपका सिस्टम ऑनलाइन चल रहा है, हर 7 मिनट के बाद किसी एक यूजर को एक ईमेल चली जाए। ठीक है, सो उस टाइम पे क्या होता है कि आपके सिस्टम का जो टाइम है वो चेक कर रहा होता है, आफ्टर एवरी 7 मिनट्स उस पर्सन को ईमेल चली जाती है। ठीक है, तो हमारे सिस्टम में क्या हो रहा था, हम आफ्टर एवरी 10 मिनट्स नया चंक ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो अपने डेटाबेस में पुल कर रहे थे, और जो इंफॉर्मेशन जो रेट्स की हैं, क्योंकि अगर आप लेट सपोज बात करते हैं कि आप सिर्फ यूके के होटल्स को पिक करेंगे तो यूके के अंदर मे बी देर आर 5,000, 6,000, 1100, 1200, 12,000, कुछ भी नंबर ऑफ होटल्स हो सकते हैं। और उन नंबर ऑफ होटल्स की जब आप डेटाबेस को पुल करेंगे तो आपकी एक होटल की इंफॉर्मेशन को आपने जैसे पुल करना है, एक होटल के अंदर कितने कमरे हैं, उन कमरों की टाइप्स क्या है, उनकी प्राइसेस क्या है, सिंगल, डुअल और फैमिली प्राइसेस क्या है, और उनके साथ ब्रेकफास्ट के साथ क्या प्राइस है, इंटरनेट अवेलेबिलिटी के साथ क्या प्राइस है, तो वो पर रूम हर होटल की पिक होती है। ठीक है, और एक होटल के रूम्स के इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में अपडेट करने में लेट्स सपोज आपको 10 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो अगर आप 200 होटल्स को डाटा को अपडेट कर रहे हैं या 2000 के डाटा को अपडेट कर रहे हैं, तो 2000 का जो डाटा है, अगर 2000 होटल्स, हर होटल के लिए 10 मिनट लग रहा है। ठीक है, और हमारे पास 2000 होटल है। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ पे 20,000। ठीक है, यानी डिवाइड करें, देखें, आपको पता लगेगा कि इसमें कितने दिनों बाद जाके आपकी जो डाटा के सारे होटल के रेट्स हैं वो अपडेट होते हैं। 10 दिन बाद होते हैं, 15 दिन बाद होते हैं, 20 दिन बाद होते हैं, 25 दिन बाद होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि 25 दिन के अंदर एक होटल के सारे रेट्स अपडेट हो रहे हैं और उस दौरान कोई दूसरा यूजर आता है और समझ लें कि 2000 में से 1900 होटल्स के रेट अपडेट हो गए थे, लेकिन उसने जो रूम पिक किया वो 20 या 2000 की लाइन में से उसने पिक कर लिया, 1945 नंबर होटल पिक कर लिया, उसकी प्राइस अपडेट ही नहीं थी, उसकी प्राइस हो गई पैसे पे। लेकिन आपके करंट क्या हो गया, इशू बन गया कि वो जब आपने बुकिंग की, आपके कस्टमर ने बुकिंग की, तो वो पीक आवर्स थे, उन पीक आवर्स में प्राइसेस बहुत ज्यादा थी, और आपके जो कस्टमर ने बुकिंग कर ली है वो लो प्राइस पे कर ली है। सो इट्स ऑल योर फॉल्ट कि आपने अपने सिस्टम को उस तरह से मैनेज नहीं किया कि उसमें एफिशिएंसी हो और ट्रांसपेरेंट, ताकि वो जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है, जो रियल टाइम जो प्राइस है उनको डिस्प्ले। ठीक है, सो डिपेंड कर रहा होता है यूजर टू यूजर के किस तरह से इंटरेक्शन होगा, और जो सिस्टम उसके ऊपर ये डिपेंड कर की जो इन्वेंट्री है सारी वो किस तरह की है, और आपका जो एल्गोरिदम है वो कितने एफिशिएंट्स हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रहा था, मैं जो बात कर रहा था टेक्निकल जॉब की,
कि जो एल्गोरिदम था वो पहले से लिखा हुआ था। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा था कि जब 2000 होटल्स जो थे वो अपना डाटा पुल करते थे और उसको डाटाबेस में अपडेट करने लगते थे, तो देयर वर सेवरल नंबर ऑफ क्यूरीज। एक ही दिन में डाटाबेस में एक रूम के 365 दिनों की प्राइस, एक साल की प्राइस अपडेट हो रही है। आप जब रूम पुल कर रहे हैं तो आप अगले आने वाले 60 दिन का, 70 दिन का, या आने वाले 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने का डाटा पुल कर रहे हैं और उसको डीबी में रखवा रहे हैं, तो काफी सारी इंसर्ट की क्यूरीज लग रही हैं। जैसे इंसर्ट की क्यूरीज लग रही हैं, उस तरह से सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो कम हो रही है। आपकी नंबर ऑफ क्यूरीज ज्यादा होती जा रही है, माइस्क्ल के प्रोसेसेस जो है वो कि उसने 1 डेढ़ साल लगा के सारी प्रोडक्ट पे काम किया, लेकिन उसका जो बेसिक प्रिंसिपल था, जो उसका बेसिक यूज केस था, जहां से अपनी इन्वेंट्री को लोड कर रहा था, वो फेल हो रहा था। तो हम लोगों ने उसको एक प्रपोजल भेजा और उस प्रपोजल के अंदर हमने उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी, साथ उसने एक पीडीएफ फाइल अटैच की हुई थी, कुछ इन्हांसमेंट्स करनी थी, कुछ चीजों को बेहतर करना था, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने ली और उसको तकरीबन हमने 3000 पाउंड के इर्द गिर्द एक जो है वो प्राइस दे दी कि आपके ये जो सारे चेंजेस हैं वो इतने में हो जाएंगे। उसके साथ हमारी गपशप हुई, ऑनलाइन मीटिंग हुई, और सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज उसने कहा कि आपको सबसे पहले क्रोन फिक्स करना है। मेरे सारे इन्हांसमेंट के फिक्सेशन, कस्टमाइजेशन सारी बाद में, सबसे पहले मेरा बेसिक काम क्रोन का है। अगर मेरा क्रोन फिक्स हो जाता है, मेरी जिस कंपनी ने ऑलरेडी ये प्रोडक्ट बनाई है उन्होंने बना दिया, मेरे पास ये प्रोडक्ट 2-3 महीने चली है, लेकिन क्रोन की जो एफिशिएंसी है वो बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से मेरी जो प्रोडक्ट है वो ब्रेक हो जाती है। कितने नंबर ऑफ होटल्स और रूम्स पर मिनट या पर आवर या पर डे एंटर होने चाहिए, इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेशन नहीं हुई भी। सो हमने वहां पे देख लिया कि यार जो कोड का सेक्शन है, हमने उसे कहा कि ठीक है हमारे साथ कोड शेयर करें। हमने कोड देखा, विद इन 2 to 3 आवर्स वी जस्ट के यार इसका जो क्रोन का ये कोड है ये गलत है, और हमने वहां से आइडेंटिफाई कर लिया कि इसको कितना टाइम लगेगा और इसके कितने पैसे होंगे। अब जो कोड हमने उस बंदे को भेजा था, दैट वाज अराउंड 2600 to 3000 पाउंड, बेस्ड ऑन कि अगर हम उसकी थोड़ी बहुत ऑन पेज एसईओ कर देते हैं या नहीं। लेकिन उस कस्टमर को जो हम लोगों ने एक्चुअल चार्ज किया, दैट वाज अराउंड 8000 पाउंड। जब हमने काम को शुरू किया और उसके एक क्रोन को फिक्स किया, तो उसको समझ आ गई कि यार ये टीम जो है दैट इज कैपेबल ऑफ फिक्सिंग कम्प्लेक्स लेवल प्रॉब्लम। और मेरे आने वाले आगे जितने भी सिस्टम्स हैं, मुझे कहीं पे लेट सपोज होटल के साथ फ्लाइट बुक करवानी है, मुझे होटल के साथ लेट सपोज कार बुक करवानी है, मुझे होटल को कहीं पे रिफंड करवाना है, मुझे फ्लाइट को रिफंड करवाना है, तो दीज आर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जहाँ पे काफी सारे सेशन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो उनको समझ आ गई कि यार ये टीम जो है एफिशिएंट है और ये सारे काम कर सकती है। तो जैसे ही हमने उनको एक क्रोन फिक्स करके दिया, दे हायर्ड अस परमानेंटली फॉर दिस पोर्टल, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि आप अपनी एक टीम छोटी सी सेटअप कर लें, एक आपका सीनियर इंजीनियर हो, एक छोटा जूनियर इंजीनियर हो, और एक आपका हमारे पास डिजाइन का जो है बंदा हो। तो हमने सिर्फ एक प्रपोजल पे अप्लाई किया और वहां से हमें 3 लोगों के लिए जॉब मिली। और हमारा जो सीनियर का रेट था वो डिफरेंट था, जो जूनियर का रेट था वो डिफरेंट था, और जो डिजाइनर का रेट था वो डिफरेंट था। तो एट अ टाइम 3 लोग जो है उस पोर्टल के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, उससे हमने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख्याल है कि जो बिड भेजी थी उससे तकरीबन 3 गुना ज्यादा जो है वो कमा लिया। और अभी भी उस बंदे के साथ हमारा कॉन्टेक्ट चल रहा है कि उसमें फ्यूचर को इन्हांसमेंट्स करनी है मोबाइल के लिए, और कुछ एपीआई क्रिएट करके मोबाइल एप्लीकेशन के साथ उसको अटैच करना है, तो वो भी हमने करना है। बात ये हो रही थी कि जो ज्यादा टेक्निकल जॉब्स हैं, ठीक है, उनकी पेज जो है वो ज्यादा हाई होती है। क्यों? क्योंकि आपको अपने एक्सपीरियंस से पता लग जाता है, यू जस्ट कैस इन अ मिनट, इन 2 मिनट, इन 1 आवर, इन 2 आवर। जो काफी सारे इंजीनियर्स आके 10 दिन 15 दिन जाया करके जा रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस नहीं है। आपने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे देख लिया कि यार लाइन नंबर 33 के अंदर ये क्यूरी लिखी है जिसमें ये मसला आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने वो काम पहले 10 दफा 15 दफा किया हुआ है, आपने वो क्रोन 20 दफा 30 दफा लिखा हुआ है, आपको पता है क्रोन की एफिशिएंसी को कैसे मैनेज करना है। तो वो आपका जो स्किल एरिया, जो जितना आपका स्ट्रांग है और जितना हाई लेवल है, उस स्पेस पे आप पैसे कमा रहे हैं। सो आपके साथ भी ऐसे ही होगा, जब आप लोग स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट के अंदर आपके रेट्स कम होंगे। ठीक है, लोग स्टार्ट करते हैं प्राइस $12-15 जो है उससे स्टार्ट करते हैं। मैं सजेस्ट करता हूँ कि अभी आज के टाइम पे जो जिस तरह कंपैरिजन चल रहा है मार्केट के अंदर, काफी सारे जो लोग हैं वो आईटी को ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके हैं, इवन स्टूडेंट्स जो हैं वो भी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, और आप में से भी कई लोग अभी फ्रेश ग्रेजुएट होंगे। तो आपका जो स्टार्टिंग रेट है दैट शुड बी इनफ कंपैटिबल, कि जो कस्टमर है एक तो उसका बजट जो है वो उसे अफेक्ट ना हो। दूसरी चीज ये है कि वो, क्योंकि आप नए आ रहे हैं, आप पोर्टल के ऊपर नए आ रहे हैं, आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी प्रोफाइल के ऊपर कोई रेटिंग नहीं है, आपके बारे में कोई पर्सन जो है वो बता नहीं सकता कि आप कितने एफिशिएंट इंजीनियर हैं, आपके ऑनलाइन कोई ऐसे फॉरम्स और ब्लॉग्स नहीं पड़े हुए जहां पे आपने अपनी पास्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उनके सोल्यूशन लिख के दिए हो। यानी आपकी एफिशिएंसी आपके काम से शो होती है, जब आपने काम नहीं किया तो आपकी एफिशिएंसी शो नहीं हो रही।
सो उस केस में मैं कुछ आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने रेट्स को लो रखें। लो क्यों रखें? क्योंकि कस्टमर्स जो आपके जो क्लाइंट्स हैं, कोई भी बंदा बगैर रिव्यू के आपको 30 40 20 डॉलर्स के ऊपर हायर नहीं करेगा, बहुत मुश्किल है। एटलीस्ट आपके पास एक दो तीन रिव्यूज हों तो शायद वो चांस ले ले। लेकिन कोई भी बंदा आपको एज अ बिगिनर फ्रीलांसर, बिगिनर सेलर $5 $6 $8 के ऊपर हायर कर लेगा, क्योंकि वहां पे जो एवरेज कॉस्ट चल रही है स्किल की, दैट इज अराउंड $25 to $45 पर आवर। अगर उनको जो एक्सपीरियंस जो बंदा जो स्टार्टिंग अभी फ्रीलांसिंग की ले रहा है, जिसके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, जिसके पास स्किल है और वो फ्रीलांस करियर स्टार्ट कर रहा है, अगर वो बंदा वो काम जो है वो 4 घंटे में भी कर देता है तो उनके एक सीनियर इंजीनियर की पे के बराबर होता है। और 4 घंटे में वो कुछ चीजें और भी अचीव कर सकता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने कस्टमर्स को थोड़ी सी ईज दें कि वो डिसीजन कर पाए। डिसीजन कहाँ पे होगा? आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल काम भी है किसी दूसरे की जेब से पैसे निकलवाना, और ये फैक्ट है। ये अपने घर में अपने भाई पे अप्लाई कर लें, अब्बा पे अप्लाई कर लें, रिश्तेदारों पे अप्लाई कर लें, दोस्तों पे अप्लाई कर लें, किसी की जेब से पैसे निकलवाना इज द मोस्ट टफेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड टुडे। ठीक है? तो पैसे निकलवाना, ये ही स्किल आपको आनी चाहिए। तो आप अपने रेट को उस जगह पे लेके हैं जहाँ पे अगला बंदा जो है वो आपके ऊपर अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो रिस्क ले, और उस रिस्क लेने की वजह से उसके अपने जो बजट्स हैं वो खराब ना हो। जैसा आपको लगेगा कि आप उसको डिलीवर कर रहे हैं, उसको नजर आएगा कि आप क्वालिटी का काम कर रहे हैं, यू कैन डिमांड मोर। ठीक है? आप पहली जॉब या $5 $8 की अगर स्टार्ट करते हैं, और उसी कस्टमर के साथ अगर आप दूसरी जॉब या तीसरी जॉब करते हैं, तो आप उसको $10 की कर सकते हैं कि मैं $10 से आप काम करूंगा क्योंकि मैंने रेट को अपडेट कर दिया है। तो ग्रेजुअली आप अपने रेट करते हैं, क्योंकि स्टार्ट में जाते हैं $15 $20 स्टार्ट नहीं करना होता। ठीक है? तो जैसे जैसे आपकी जो स्किल है वैसे वैसे आपकी आपका rate बढ़ेगा। ठीक है? इंजीनियरिंग के अंदर जितने भी आप इस लेवल के प्रोजेक्ट देखेंगे, स्पेशली जब आप अपवर्क के ऊपर जॉब पोस्ट जो है वो देख रहे हैं, या फ्रीलांसर पे या पीपल पर आवर के ऊपर देख रहे हैं, काफी सारे काम ऐसे होंगे जहाँ पे कस्टमाइजेशन और इशू फिक्सिंग होगी। तो इशू फिक्सिंग ज्यादा काम ही एक्सपीरियंस जो है सेलर है, एक्सपीरियंस डेवलपर का है। या छोटे छोटे एरर्स, जिस तरह एपीएम कोई छोटा सा एरर है, जावास्क्रिप्ट का कोई छोटा सा एरर है, सीएसएस का छोटा एरर फिक्स करना है। सो मैं अपनी स्ट्रेटेजी बच्चों के साथ शेयर करता हूँ कि आप लोग जो है वो दोनों तरह से, दोनों साइड से आप प्ले करें। आप पर आवर जॉब्स को भी टारगेट करें, और आप जो फिक्स प्राइस और जल्दी खत्म होने वाली जॉब्स हैं उनको भी ट्राई आउट करें। ठीक है? उससे हुआ कि आप आती है पर आवर की, तो आप वहां से पर आवर जॉब करते करते एक वीक में अच्छे पैसे बना लेते हैं। और अगर आपको यहाँ से जॉब मिल जाती है, उससे क्या फर्क पड़ता है कि आपको रिव्यू मिलने के, और छोटा क्योंकि काम है, $25 30 इन अ डे अगर आप कमा लेते हैं तो दैट इज अ हैंडसम अमाउंट। $25 या $30 एक दिन में अगर आप कमा लेते हैं तो दैट इज अ हैंडसम अमाउंट। यानी दिन का आप समझ लें आप अगर कमा रहे हैं तो वो बुरा नहीं है। फिर भी आप अगर उसको कंपैरिजन करें लोकल मार्केट के साथ, तो आप पूरा महीना काम करके 30 35 थाउजेंड पे ले रहे होते हैं, जो कि एवरेज पाकिस्तान में इस टाइम चल रही है। तो वही चीज अगर आप एक दिन में काम करके ₹5000 कमा लें और हफ्ते में 7 दिन काम कर लें, तो आप ₹35,000 निकाल सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है, आपकी कम्युनिकेशन कितनी स्ट्रांग है, आपकी स्किल कितनी स्ट्रांग है। ठीक है? सो सबसे पहले आपको अपना स्किल सेट चूज करना है। आज का जो हमारा था टॉपिक वो था फील्ड्स ऑफ फ्रीलांसिंग, किस किस फील्ड के अंदर आप फ्रीलांस कर सकते हैं। अभी मैंने आपके साथ शेयर की जो कि हमारे कोर्स कंटेंट में थी कि ये चीजें भी हैं जिनके ऊपर आप फ्रीलांस कर सकते हैं, और लोग दुनिया इस पर फ्रीलांस कर रही है। अगर आपको थोड़ी सी क्यूरोसिटी है इस बारे में, तो आप अभी यहाँ से जाके अपवर्क के ऊपर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको हर तरह की स्किल का वहां पे बंदा मिलेगा। कार्टून एनिमेटर, डिजाइनर, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, इवन एप्लीकेशन टेस्टर्स जो है, यानी कि जो लोग एप्लीकेशंस बनवाते हैं और उसको उन्होंने प्ले स्टोर के ऊपर लॉन्च करना है या किसी और जो है ऐप स्टोर के मीडियम के ऊपर लॉन्च करना है, तो वो चाह रहे हैं कि उसकी पहले टेस्टिंग हो जाए। तो लोग $20 30 पर आवर के हिसाब से टेस्टिंग भी करवा रहे होते हैं अपनी एप्लीकेशंस की, ताकि उसमें अगर कोई बग्स हैं तो वो निकले। तो आप इवन टेस्टिंग की जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो हर तरह की स्किल का काम अवेलेबल है। तो हमारा काम क्या है कि हमने सही तरह से फिल्टर आउट करना है। हमारा जो कॉम्बिंग है जॉब्स की वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर कॉम्बिंग आप अच्छी करते हैं तो आप डेफिनेटली अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कोई ना कोई जॉब वहां से पिक कर लेते हैं। फिर अवेलेबिलिटी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कि टाइम जोन के मुताबिक आपको नजर आ रहा है कि मार्केट इस टाइम के मुताबिक स्टार्ट हो रही है, तो यू शुड बी अवेलेबल एट दैट टाइम। और इवन जब आपको आपका कस्टमर रिस्पॉन्स करता है तो आपकी अवेलेबिलिटी तब होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है? काफी दफा इस तरह हुआ है कि
जिसके अंदर हम लोग बच्चों को ये चीज ऑलरेडी बताते रहे हैं कि आपने मतलब ये अकाउंट्स क्रिएट कर लिया, फाइवर का अकाउंट बना लिया, फ्रीलांसर का बना लिया, पीपल पर आवर का बना लिया, आपने प्रपोजल भेजे और आपको रिस्पॉन्स आया। लेकिन हुआ क्या है, आपको रिस्पॉन्स आया तो आप ऑफलाइन थे, आपको रिस्पॉन्स आया तो आपका सिस्टम बंद था, आपको रिस्पॉन्स आया तो आपके मोबाइल पे इंटरनेट नहीं चल रहा था। तो ये वो इश्यूज हैं जो कि आपको थ्रू आउट द लेक्चर, थ्रू आउट द ट्रेनिंग प्रोग्राम, थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ दिस टेक्निकल कोर्स आपको वो आते रहते हैं, और हम आपको इस चीज के बारे में बताते रहते हैं कि यार आप इसको फिक्स कर लें, प्लीज इसको फिक्स कर लें, प्लीज इसको फिक्स कर लें। आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। सो पहला काम आपने क्या करना है, स्किल को चूज करने के बाद अपनी अवेलेबिलिटी के ऊपर गौर करना है कि मैं अब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अवेलेबल किस तरह से होऊंगा। क्या मेरा मीडियम, अगर मुझे इंटरनेट की जरूरत है तो मैं उसका अरेंजमेंट करूं, अगर मुझे मोबाइल की जरूरत है तो मैं उसका अरेंजमेंट करूं, अगर मुझे लैपटॉप की जरूरत है तो मैं उसका अरेंजमेंट करूं, क्योंकि ये तीनों चीजें इस फील्ड में रहने के लिए आपके लिए जरूरी है। जब आप हमारी जो क्लासेस ऑफलाइन थी तब तो इंटरनेट की फैसिलिटी और लैपटॉप्स की फैसिलिटी हमारे पास यहीं पे थी। लैब के अंदर हमारे पास 100 सिस्टम थे, जहाँ पे हमारे पास फोर कनेक्शन थे 8 8 MB के, जहाँ पे आप सुबह जो है 9 से शाम 4 5 बजे तक बैठ के काम कर सकते थे। अभी क्योंकि हम लोग ऑफलाइन आ चुके हैं, तो अभी आपको अपने रिसोर्सेज को पहले मैनेज करना और सीधा करना है। दो चीजें मैंने आपको बता दी, क्या कि स्किल आपकी, दूसरा आपकी अवेलेबिलिटी। थर्ड चीज है आपके पास जो रिसोर्सेज आपको चाहिए, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका बैंक अकाउंट है। आपके पास बैंक अकाउंट किस तरह का है और किस बैंक का है, दैट मैटर्स। अभी क्या हो गया है कि अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखें तो वहां पे हमें कुछ कनेक्ट्स मिलते हैं, कुछ जॉब्स मिलती हैं, उनको करने के लिए आपको कुछ कनेक्ट्स लगाने पड़ते हैं। समझ लें कि जैसे आपको वीडियो गेम खेलनी है तो पॉइंट्स डालते हैं, इसी तरह से अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, किसी कस्टमर को, किसी क्लाइंट को रीच आउट करना है, तो आप कनेक्ट से आप जॉब अप्लाई करते हैं। और हर जॉब पे अप्लाई करने के लिए आपके डिफरेंट नंबर ऑफ कनेक्ट्स यूज होते हैं। अगर आप पीपल पर आवर की बात करें तो उस पर एक क्रेडिट यूज होता है आपका। अगर आप फ्रीलांसर की बात करें तो वहां पे आपके पास दो जो है वो उसके जो बिड्स हैं वो आपकी होती हैं। अगर आप अपवर्क की बात करते हैं तो अपवर्क के ऊपर आपके जो कनेक्ट्स हैं, ठीक है, वो आपको यूज करने पड़ते हैं। और अभी पिछले रिसेंटली कुछ अरसे में अपवर्क ने अपने कनेक्ट्स की जो अ, समझ लें कि जो इसकी यूजेज है उसको डिफर कर दिया है बेस्ड ऑन द जॉब। कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसके ऊपर 6 कनेक्ट्स यूज हो रहे हैं, कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसके ऊपर 4 कनेक्ट्स यूज हो रहे हैं, कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिनके ऊपर 2 कनेक्ट्स यूज हो रहे हैं। तो जब आप अपने अकाउंट को क्रिएट करेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट जो है वो 20 कनेक्ट्स मिल जाता है एक फ्री अकाउंट के ऊपर। और 20 कनेक्ट्स में आपको उस टाइम ट्राई आउट करना है कि आप ऐसी जॉब्स को अप्लाई करें जहां पे मिनिमम नंबर ऑफ कनेक्ट्स चाहिए हो, 2 कनेक्ट्स चाहिए हो, मैक्सिमम 4 चाहिए हो, और आपके इंटरेस्ट से वो जॉब अलाइन कर रही हो, ताकि आपके 20 कनेक्ट्स कंप्लीट होने से पहले पहले आपके पास आपके अपवर्क अकाउंट के अंदर कुछ डॉलर्स, $10, $15, $20 आ जाएं किसी भी जॉब के थ्रू। और फिर उस 10 15 या $20 के थ्रू आप अगेन कुछ जो अपने वो जो कनेक्ट्स हैं उनको खरीद सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ गेन करने के लिए कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट तो होती है, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट है वो कनेक्ट की फॉर्मेट के अंदर है, ठीक है। उसके लिए आपको मेंबरशिप समटाइम्स लेनी पड़ती है। फ्रीलांसर के ऊपर आपकी डिफरेंट मेंबरशिप्स हैं, अपवर्क के ऊपर भी आपकी अपवर्क प्लस या फ्रीलांसर प्लस मेंबरशिप है अपवर्क के ऊपर, जिसमें आप $15 to $20 पर मंथ पे करते हैं और आपको 70 कनेक्ट्स मिल जाते हैं। सो सारे काम करने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना जरूरी है। और इवन पेमेंट विदड्रा करवाने के लिए अगर आपने कुछ ना कुछ बाय कर लिया, अ, आपने पैसे जो है वो अर्न कर लिए और आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं, तो आपको लोकल बैंक में वो पैसे वापस लाने के लिए ये पाकिस्तान में उसको विड्रॉ करवाने के लिए बैंक अकाउंट चाहिए। तो बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। तो आई वुड से कि आप कोशिश करें कि अपने बैंक अकाउंट सेटअप करें, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप बैंक अकाउंट सेटअप करें मिजान बैंक का, ठीक है। क्योंकि वहां से आपकी ऑनलाइन पेमेंट्स ऑनलाइन करना, रिसीव करना इज क्वाइट ईजी। और मिजान का आप जो वो एक आसान अकाउंट होता है जिसकी जो है लिमिट दैट इज अराउंड 5 lakhs। यहाँ पे आपको समझ लें कि जॉब लेटर नहीं देना पड़ता, या आपको जो स्टूडेंट कार्ड है किसी यूनिवर्सिटी का, आपको वो नहीं चाहिए। आसान अकाउंट के लिए सिर्फ आपको आपका CNS ही चाहिए, और आप जाके वहाँ पे थंब इम्प्रेशन के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और उसको आप फिर फर्दर अटैच कर सकते हैं अपनी डिफरेंट फ्रीलांस प्रोफाइल्स के साथ, ताकि अगर आपके नंबर ऑफ कनेक्ट्स कम हो जाएं और आप डिफरेंट जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, तो आप उसको जो है पे करके नंबर ऑफ कनेक्ट्स खरीद सकते हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें।
क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया, मतलब जो कि बाय रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये चाहिए। हाँ, फाइवर की बात कुछ लोग कर रहे हैं अंदर। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग गिग्स की बेस पे सेलिंग करते हैं। गिग्स का मतलब है कि आप यू गेट द वेरी स्मॉल टास्क डन इन स्पेसिफाइड अमाउंट, ठीक है? तो अभी यूएस के अंदर अगर आप बात करें तो गिग्स पे काम चल रहा होता है। वो लोग अपने प्रोफेशनल बिजनेस लैंग्वेज के अंदर बिग गिग्स के, आई एम गोना प्लेस दिस गिग और आई एम गोना बाय दिस गिग, कि मैं ये वाला काम इस बंदे से करवाने लगा हूँ, तो उसको वो गिग की फॉर्मेट में बात कर रहे होता है। सो फाइवर के ऊपर आपका जो सेलिंग मैकेनिज्म है दैट इज अ गिग। आप अपनी किसी भी स्किल की एक गिग क्रिएट करते हैं और उस गिग की एक बेसिक प्राइस जो है आप सेट कर देते हैं कि मैं ये काम इतने डॉलर्स में करूंगा, और इस काम के लिए, इसको करने के लिए इतना टाइम मुझे लगेगा, और उसके लिए मुझे ये रिसोर्सेज चाहिए। तो जब आप एक गिग को क्रिएट करते हैं तो आप उसी दौरान उस गिग के अंदर जो आप और उससे रिलेटेड आपके जो रिक्वायरमेंट होती हैं, बायर रिक्वायरमेंट्स, वो आप लिख देते हैं कि आपको बायर से क्या क्या चाहिए। जिस तरह वर्डप्रेस की वेबसाइट को अगर आपको सर्वर पे डिप्लॉय करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास क्या है? आपके पास सर्वर का सी पैनल अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है? सो आप उसको रिक्वायरमेंट में डाल सकते हैं। अगर आपको कस्टमाइजेशन करनी है वर्डप्रेस की साइट की, तो आप आपके पास एडमिन की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल होना चाहिए। जो वर्डप्रेस एडमिन है उसका यूजर नेम पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। वो है तो आप उस कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। वो चीजें जो आपकी रिक्वायरमेंट्स में चली जाएंगी। अभी हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, बोर्ड, एंगेज योर ऑडियंस, एंड देन सोशल मीडिया रिसर्च एंड रीच मोर कस्टमर्स, ठीक है? ये 5 जो इस टाइम हॉट चल रही है, ये स्लाइडर है। मजीद अगर आप यहाँ से आगे चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। सो अगला जो हमारा फ्रीलांसिंग का रिलेटेड लेक्चर होगा, दैट विल बी आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन फाइवर, कि किस तरह से फाइवर जो है वो ऑपरेट कर रहा है। आप किस तरह फाइवर पे अकाउंट बना सकते हैं, और फाइवर की क्या फीस वगैरह है, वो किस तरह से चार्ज करता है, एक की क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको क्रिएट करने वक्त पता होने चाहिए, या आप उनका ख्याल करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और पूरा लेक्चर इंशाल्लाह डेडिकेटेड होगा फाइवर के ऊपर, ठीक है? तो वन बाय वन विद इन कमिंग वीक्स हम लोग फाइवर को टच करेंगे, देन हम लोग टच करेंगे फ्रीलांसर को, देन टच करेंगे अपवर्क को, देन टच करेंगे पीपल पर आवर को। तो ये 4 प्लेटफॉर्म्स अगर आप इनके ऊपर अपनी प्रोफाइल सेटअप कर लेते हैं, और इनमें से पहले जिस पे भी आप सेल स्टार्ट कर देते हैं, फाइवर पे सेल स्टार्ट कर देते हैं, तो सिर्फ आप फिर फाइवर तो आप समझते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे कंपैटिबिलिटी नजर आ रही, क्योंकि ह्यूमन साइकी है, जहां से उसको फर्स्ट रिस्पॉन्स आता है वो उसी को जो है वो बेटर समझता है। सो अगर आपको लगता है कि आप फाइवर के साथ ज्यादा कंपैटिबल हैं या अपवर्क के साथ ज्यादा कंपैटिबल हैं, तो डोंट ट्राई टू शिफ्ट योर प्लेटफॉर्म अगेन एंड अगेन। ये मैं जरूर कहूंगा कि आपके पास 2 या 3 प्रोफाइल्स एट अ टाइम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर होनी चाहिए, और वहां पे कुछ ना कुछ कस्टमर, यानी कम से कम 2 प्रोफाइल्स एट अ टाइम आपके पास होनी चाहिए, कि अगर किसी वजह से आपकी प्रोफाइल जो है वो डिसेबल हो जाती है, वो आपका जो कोई कस्टमर है वो उसको रिपोर्ट कर देता है, या आपकी प्रोफाइल जो है वो ब्लॉक हो जाती है प्लेटफॉर्म के ऊपर से, तो बिल्कुल ऐसा ना हो कि आपके पास कोई दूसरा मीडियम ना हो अर्निंग का, ठीक है? तो आप फाइवर के ऊपर विद फाइवर के साथ साथ आप पीपल पर आवर, या फाइवर के साथ साथ अपवर्क, या फाइवर के साथ साथ फ्रीलांसर, इन तीनों के अंदर आप कोई एक प्रोफाइल और बना लें, ताकि आप दोनों तरह पे, दोनों जगह पे सेल आउट कर सकें और सिक्योरली चल सकें। अगर एक खराब होता है तो दूसरे से एटलीस्ट आपको बेनिफिट मिल जाए, ठीक है? तो हमारी जो प्रोसेस होगा सारा फाइवर के ऊपर अकाउंट सेटअप करने का, उसके ऊपर लेक्चर होगा। देन गिग क्रिएशन, किस तरह से आप एक बेटर गिग बना सकते हैं, किस तरह से गिग की इमेज, एक अच्छी इमेज होनी चाहिए, उस पर बात करेंगे। फिर गिग की एसईओ पे बात करेंगे, फिर गिग के रेट्स पे बात करेंगे, और किस तरह से आप कस्टमर को मजीद इनबॉक्स में लेके आ सकते हैं, गिग की रैंकिंग किस तरह से हो रही है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे फाइवर के स्पेसिफिक लेक्चर के अंदर, ठीक है? तो जिन लोगों को मसला ये आ रहा है, दूसरा मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, फाइवर ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि नीश बेस्ड है, ठीक है? अपवर्क ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको लग रहा है कि आपके इंटरेस्ट का काम अवेलेबल है, तो आप वहां पे प्रपोजल अप्लाई करें और काम ले लें, ठीक है? फ्रीलांसर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको नजर आ रहा है कि हाँ आप अपनी मर्जी से चूज कर रहे हैं, लेकिन फाइवर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कस्टमर आपके पास खुद ब खुद आ रहा है,
आपने सिर्फ एक समझ लें कि एक बैनर लगाया हुआ है कि आई कैन क्रिएट अ वेबसाइट इन वर्डप्रेस। अब कस्टमर खुद आपके पास आके आपको कहेगा कि ये मेरा डाटा है, ये मेरी चीज है, मैं ये बनाना चाह रहा हूँ, बताओ कितना टाइम लोगे, कितने पैसे लोगे। ये चीज उलट है किसके अंदर, फ्रीलांसर के अंदर और पीपल पर आवर के अंदर और अपवर्क के अंदर, ठीक है, वहां पे ऐसा नहीं है। सो कुछ इस फैसिलिटी के साथ साथ कुछ बाउंड्स हैं जो कि फाइवर में ज्यादा है और बाकियों में कम है। वो बाउंड्स कौन सी हैं उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और कुछ पेनल्टीज हैं, वो उसकी वजह से आपकी प्रोफाइल जो डिसेबल हो जाती है, वो क्यों हो जाती है, समटाइम्स आपको पेनल्टी पड़ती है, तो किस तरह से आप जो है वो बच सकते हैं पेनल्टी से, किस तरह से आप बच सकते हैं इस चीज से कि आपका कस्टमर जो है वो आपसे ज्यादा काम ना करवाए। ये ना हो कि अगर आपको $5 का ऑर्डर देके गया तो वो $5 पे ही आपसे काम करवाता रहे। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के करियर के अंदर, उसको डिस्कस करेंगे। अलॉन्ग विद दैट हम लोग जो हमारा स्किल्स का पार्ट है, दैट इज HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद HTML, क्योंकि मेरा पहले जो था गोल वो ये था कि मैं वर्डप्रेस के साथ स्टार्ट करूं, लेकिन काफी सारे लोग मुझे ग्रुप में ऐसे नजर आए जिनका प्रायर एक्सपीरियंस जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं है। सो आई ट्राई कि मैं HTML के साथ स्टार्ट करूं along with a few tags of HTML, हम साथ साथ वर्डप्रेस जो कंजेक्टिवली स्टार्ट कर दें। वर्डप्रेस क्योंकि हम स्टार्ट में हमारा होगा बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप, और उसमें हमें काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, ताकि जो बाकी आप लोगों के साथ ऐसे लोग जो हैं जिनको HTML और CSS का नहीं पता, उनकी कुछ इंट्रोडक्टरी क्लास हो जाएगी, और वो विद द टाइम कि जब हमारे पास हमें वर्डप्रेस में कस्टमाइजेशन करनी होगी वो हमारे साथ अटैच हो जाएंगे या मैच कर जाएंगे। सो पूरे जो हमारा ये जो टेन्योर है, कोर्स है, इसको हमें सब सब लोगों को साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपको वेब डेवलपमेंट आती है तो आपके लिए किसी एक स्पेसिफिक स्किल को पहले कर लिया जाए, दूसरे के लिए बाद में कर लिया जाए। इस तरह से करना इज नॉट अ फेयर थिंग टू डू। हर एक का राइट है, और अगर आपके पास नॉलेज है और आप समझते हैं कि आपके पास नॉलेज काफी बेहतर है और आप काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, सो आई वुड से कि आप उसको शेयर करें। ठीक है, ना कि आप उसके ऊपर बैठ के तकब्बुर करना शुरू कर दें कि आपको बहुत कुछ आता है। आप उसको शेयर करें दूसरे लोगों के साथ जिसको उसकी जरूरत है, और अपने टाइम के अंदर से आप कुछ टाइम निकालें लोगों के लिए। अगर आप किसी लेवल पे पहुंच चुके हैं और आप समझते हैं कि वी आर अर्निंग अ हैंडसम अमाउंट विद लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स, तो आपको दूसरों की कंट्रीब्यूशन के लिए भी काम करना चाहिए कि आप दूसरों को भी एजुकेट करें ताकि वो इस लेवल, इस पोजीशन तक पहुंच सके। ठीक है। आज के लेक्चर के अंदर जो चीजें थी वो सारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा दैट विल बी प्योरली ऑन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और बाकी जो मैंने आपको फॉर्म दिया हुआ है गूगल का, काइंडली उसको फुलफिल कर दें। मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कितने ऐसे लोग हैं जो कि ऑलरेडी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, और किस तरह से मैं एक अच्छी बेटर ग्रुपिंग कर सकता हूँ लोगों की, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कौन किसको ऑन टाइम रिप्लाई कर सकता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दिस इज ऑल बेस्ड ऑन कनेक्टिविटी। ठीक है, अगर आपको कोई काम मिल गया और आप समझते हैं कि यार मुझे ये काम मिल रहा है और मैं ये कर नहीं सकता, लेकिन मेरे ग्रुप में कोई दूसरा बंदा ये काम कर सकता है, तो कोई ऐसा हायरार्की या समझ लें 1122 सर्विस हमारे पास होनी चाहिए। पता हो कि यार ये बंदा इस काम में एक्सपर्ट है, तो आप उसको अप्रोच कर लें और वहां पे आप उसको जो है उसके साथ डील कर लें कि यार मैं ये काम ले रहा हूँ, मुझे इसके अंदर समझ लो $100 का काम है, तो मैं अपनी जो BD की जो प्राइस है या मैंने जो क्लाइंट लेके आ रहा हूँ उसका 40% मैं रख रहा हूँ, 60% जो बंदा काम कर रहा है वो रख ले। इस तरह से आप एक दूसरे को हेल्प आउट करके चल सकते हैं, और ये चीज ऑलरेडी हो रही है। ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम आएगा थ्रू आउट द सेशन कि उनके लैपटॉप में इश्यूज आ रहे हैं, वो इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो रहे। काइंडली आपके लैपटॉप के जितने इश्यूज हैं हमारा टेक्निकल कंटेंट स्टार्ट होने से पहले उनको रिजॉल्व कर लीजिएगा। किसी की विंडो होने वाली है, किसी की बैटरी ठीक नहीं है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, तो अभी क्योंकि लॉकडाउन जो है वो खत्म हुआ है, अभी ये वाला जो वीक है पूरा, इसके अंदर आपके पास डिफरेंट शॉप्स ओपन है। आप काइंडली शॉप्स पे जाएं, वहां से जाके अपने सिस्टम की जो रिपेयरिंग, विंडो शिंडो जो आपने करवाना है उसको टाइमली करवा लें, ताकि ये ना हो कि ईद के नजदीक अगर लॉकडाउन हो जाता है या उसके बाद लॉकडाउन होता है, अल्लाह ना करे कैसा हो, अगर वो होता है तो ये ना हो कि हम बैठे रहेंगे हमारे पास ये लैपटॉप ठीक नहीं है और हम काम नहीं कर सकते। और किस तरह से आपने अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना है, किस तरह से आप लोगों ने जो कोड करना है वो कहाँ शेयर करना है, मेरे साथ कैसे शेयर कर सकते हैं, प्रॉब्लम अपनी डिस्कस कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से चीजें बता दूंगा। एक तो टूल है ऑनलाइन जिनको हमने सीखना है, स्पेसिफिकली जो आपका वर्जन मैनेजमेंट सिस्टम है, जिससे आप लोग कोड एक दूसरे को विद इन अ टीम शेयर कर सकते हैं। तो वो चीज आपको हेल्प आउट करेगी अपने क्लाइंट्स के साथ काम करने के लिए भी। किसी ने अगर नाम पहले सुना हो बिटबकेट का, गिटहब का, इन टूल्स को कैसे यूज करना है, जो ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर ऑलरेडी हमारे पास पड़े हुए हैं ओपन सोर्स, उनको किस तरह से हम लोग
जो है यूटिलाइज कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक यूज केस के लिए। जरूरी नहीं है कि आपको अगर किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट आ गई है तो आपने उसको कोड देना है उस सॉफ्टवेयर को स्क्रैच से बनाने का। आपको पता है कि यार ये रिक्वायरमेंट और ये जनरल रिक्वायरमेंट है, किसी को ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करो, ठीक है, तो वो ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करवाना तो ये जनरल रिक्वायरमेंट है, तो आपको सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, वूकॉमर्स इंस्टॉल करना है, आपका स्टोर क्रिएट हो गया। लेकिन अगर किसी को लेट्स सपोज अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनवाना है और अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम का आपको नजर आ रहा है कि कोई प्लगइन अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास ऑनलाइन इस तरह की साइट्स हैं जहां पे कोड अवेलेबल है। उन कोड को डाउनलोड करके एक दफा टेस्ट करें, अगर वो आपको ठीक समझ आता है तो आप उसके मुताबिक उसको कोड दें, ताकि कस्टमर आपका वापस नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने ऑन द वे सीखनी है, किस तरह से आप कोड डाउनलोड करेंगे, सेटअप कैसे करेंगे लोकल सिस्टम के ऊपर। अगर वो वर्जन मैनेजमेंट यूज कर रहा है तो वहां पे आप किस तरह से जो है वो अपने कोड को डिप्लॉय या समझ लें कि डाउनलोड कर सकते हैं, और किस तरह से मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और फ्यूचर में ये चीज आपको कहाँ हेल्प आउट करेगी, इसके बारे में भी मैं आपको मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें बताता रहूंगा। ठीक है, सो किसी का कोई क्वेश्चन है, अगेन कोई चीज आपको पिंच कर रही है, कोई चीज समझ नहीं आई, अटेंडेंस का कोई इशू है, कोर्स कंटेंट मैं इंशाल्लाह आज कोशिश करता हूँ कि कोर्स कंटेंट हमारा ग्रुप में पब्लिश हो जाए, ताकि आपको आइडिया हो कि हमने 3 जो मंथ्स है अपने किस तरह से गुजारने हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई चीज लगता है कि आपको प्रॉब्लमेटिक है, आप कंसल्ट करना चाह रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली इनबॉक्स मी। और सिस्टम का कोई मैनेजमेंट मैनेजरियल कोई इशू है तो आप डेफिनेटली इब्राहिम इकराम से या तौसीफ से रब्ता कर सकते हैं, या एसएनई से रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपका जो मसला है वो रिजॉल्व हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। बिल्कुल कुछ लोग समझ रहे हैं कि बिल्कुल बोरिंग हो गया है, तो वो भी नहीं है। कुछ लोग समझ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा, वो भी नहीं है। थोड़े से जो है वो पीसफुल तरीके से चलें। मेरी कुछ टर्म्स ऐसी हैं, सीएमएस में बोलता हूँ, जिसका मतलब है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मुझे काफी सारे बैचेस में जाकर लास्ट में पता लगता है कि बच्चों को शुरू में सीएमएस का नहीं पता था, और मैं बार बार वो वर्ड शेयर करता जा रहा हूँ। तो अगर आपको ऑन द वे ऐसा लगे, अगर आपको ऑन द वे ऐसा लगे कि मैंने कोई टर्म को वर्ड ऐसा बोल दिया है जो कि आपको नहीं पता, तो यू शुड आस्क मी, या अब मतलब अपने किसी फैलो से पूछ लें। अब शाये ना करते रहें कि आपको समझ नहीं आ रही तो आप जो है वो उसे छोड़ दें बिल्कुल, या आप उसको इग्नोर कर दें। क्लियर है? तो टूल मैंने आपको 2-3 बताए थे कल, दोबारा आज रिपीट कर देता हूँ कि सब्लाइम टेक्स्ट आपके पास होना चाहिए, और एम्प्स का जो आपके पास है एम्प्स, वो आप लोग जो डाउनलोड कर लें अपने लोकल सिस्टम के ऊपर। तीसरा, आपको जो वर्जन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज करना है दैट इज गिट। ठीक है, गिट का सॉफ्टवेयर गिट बैश, आप उसके थ्रू जो है वो गिट की कमांड्स को रन कर सकते हैं। तो सिंपली आप गिट के ऊपर क्लिक करेंगे या गिट डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ से आप गिट को अपने सिस्टम पे, विंडोज पे करना है, मैक पे करना है, लिनक्स पे करना है, जिस पे भी करना है आप उसको डाउनलोड कर लें। और फर्दर इसके यूजेज क्या है, इसकी कमांड्स किस तरह से हैं, इसका बेनिफिट क्या है, उसके ऊपर इंशाल्लाह आई विल डू अ कंप्लीट लेक्चर, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस किस तरह से है और आप इसे फ्यूचर में कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। एम्स और जैम्प सेम है, तकरीबन सेम है, एम्स इज बेटर, आप एम्स कर लें, जैम्प से बेहतर है। ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हमारी गपशप होती है। फीडबैक मैसेज आया है, हाउ टू सॉल्व, किसी ने किया है फीडबैक। आई डू नॉट अंडरस्टैंड क्या आपने क्या कहना चाह रहे हैं। ओके ठीक है, जिनके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए इट्स गुड। जिनके जिनके नहीं हो सके वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अपने लोकल जो लैब मैनेजर है सियालकोट से उनसे कांटेक्ट कर लें, जेएलएम से उनसे कांटेक्ट कर लें। इवन आपको ये चीजें करने के लिए गूगल के ऊपर आप एक दफा लिखें हाउ टू इंस्टॉल जैम्प, हाउ टू इंस्टॉल एम्प्स, या हाउ टू इंस्टॉल गिट, आपको पूरे का पूरा ट्यूटोरियल मिल जाएगा। यू शुड नॉट वरी अबाउट इट, जस्ट गूगल इट एंड यू विल गेट योर आंसर। तब तक के लिए इजाजत दें, इंशाल्लाह कुछ चीज आपको पंच करे, आपका मसला होगा मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज, कल इंशाल्लाह आपसे बात होती है।